अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम सर, ठीक ठाक। वालेकुम सलाम सर। तो मैं आज कोशिश करूँगा कि जो पेजिंग वाला जो चैप्टर है उसको क्लोज़ कर दूँ। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया है कि सैटरडे को आपका क्विज़ जो है वो कंडक्ट करूँगा, रादर दैन के क्लास टाइम में हो। तो सैटरडे को किसी की क्लास नहीं होती, किसी की लैब वगैरह होती है सैटरडे को, तो टाइमिंग अपनी शेयर कर दे। हाँ, सैटरडे को मॉर्निंग में एक क्लास होती है। एक क्लास होती है किस टाइम पे? सर क्लास होती है, लैब नहीं होती। सैटरडे को एक मेकअप क्लास भी है सर, वो 2 घंटे की है, और एक लेक्चर की है। टाइमिंग मैंने टाइम पूछा है यार। 9:30 मॉर्निंग। हाँ ठीक है। सर सर 3:30 सैटरडे को क्लास होती है क्लास के 11 से टाइम 12:30। 10:45 तक। ठीक है, मैं फिर 5 बजे के बाद जो है ना उसको रखूँगा, 5 PM के बाद रखूँगा। ये सर वो ठीक। हाँ ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे क्या हो गया सर? इन्वर्टेड पेज टेबल हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो मैंने कहा था कि इन्वर्टेड पेज टेबल भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उसमें लीनियर सर्च करना पड़ती है। लीनियर सर्च किस तरह से कि एक तो पहले तो हमने हायरार्किकल पेज टेबल देखा कि जिसमें हम मल्टी लेवल पेजिंग करते हैं, क्योंकि हमारा जो पेज टेबल है वो एक से ज़्यादा पेजेस के ऊपर स्पैन कर रहा होता है, तो इस वजह से हम जो है ना हायरार्किकल पेज टेबल यूज़ करते हैं। तो उसमें हमारे पास हमने देखा था कि आउटर पेज होता है, लॉजिकल एड्रेस को किस तरह से आउटर पेज बिट्स में डिवाइड करना है, P1 P2 P3, ये मैं हम लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं, तो ये मैं इसके ऊपर दोबारा से फोकस नहीं कर रहा। नेक्स्ट जो हमने देखा था कि इन्वर्टेड पेज टेबल की ट्रांसलेशन कैसे होती है, कि पहले जो P1 का जो अगर हम बात करें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं उसकी बात करें, तो सबसे पहले आउटर पेज को इंडेक्स करने के लिए यूज़ होती हैं, और वहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो हमें फ्रेम नंबर मिलेगा नेक्स्ट पेज का, जो कि नेक्स्ट लेवल का पेज होगा। तो उसका कौन सा इंडेक्स एक्सेस करना है वो P2 बताएगा एंड सो ऑन। तो जो लास्ट लेवल होगा वहाँ पे D की बिट्स बताएंगे कि उसने उसका हम कौन सा इंडेक्स या वैल्यू एक्सेस करनी है। तो ये मल्टी लेवल पेजिंग की बात हो रही थी। हैश टेबल की बात हो रही थी, ठीक है, हैशिंग की बात हो रही थी। हैशिंग अभी मैंने डिस्कस करना था, इससे पहले हमने इन्वर्टेड पेज टेबल को डिस्कस किया था। तो इन्वर्टेड पेज टेबल में एड्रेस ट्रांसलेशन किस तरह से होती है, तो ये उसकी विजुअलाइजेशन एक स्कीम है जिसमें हमारे पास जो लॉजिकल एड्रेस होता है उसमें हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, P और D में, लेकिन उसमें हम साथ में PID भी देते हैं। PID देना क्यों ज़रूरी है, कोई बताएगा स्टूडेंट्स? PID प्रोसेस ID देना क्यों ज़रूरी है इन्वर्टेड पेज टेबल में? अभी कल ही हमने ये पढ़ा है। कोई स्टूडेंट नहीं है, तो जो बताएगा बस उसकी प्रेजेंट लगेगी, बाकी सबकी एब्सेंट आज लग जाएगी। सर दोबारा पूछिए। पहले आप किधर थे? पहले कहाँ सोए हुए थे? सर मैं अभी आया हूँ, 2 मिनट हुए हैं, मुझे पता नहीं। क्वेश्चन ये है हमारे पास कि जो इन्वर्टेड पेज टेबल है, इन्वर्टेड पेज टेबल में जो लॉजिकल एड्रेस है, ठीक है, वो हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, P और D में, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक और चीज़ भी देना ज़रूरी है, PID प्रोसेस ID। मैंने ये पूछा है कि ये प्रोसेस ID देना क्यों ज़रूरी है लॉजिकल एड्रेस के साथ, अगर हमने इन्वर्टेड पेज टेबल देखना है। पेज टेबल जो है वो हमारा इन्वर्टेड पेज टेबल है, IPT। तो इस केस में हमें साथ में PID देना क्यों ज़रूरी है, ये क्वेश्चन है।
पास काफी पेजेस है ना, लाइक पेज 1 पेज 2, तो पेज 1 के भी जो आगे से 1 2 3 है ना, और पेज 2 के भी 1 2 3, तो फिर उसको कैसे पता चलेगा कि पेज 1 और पेज 2 का एड्रेस आ रहा है? इसलिए हम उसके साथ आईडी देते हैं। पेज 1 मतलब कि प्रोसेस जो है, प्रोसेस 1 2 3। प्रोसेस 1 2 3। तो अभी तक आपको पता नहीं चला कि पेज में क्या फ़र्क होता है, प्रोसेस में क्या फ़र्क होता है, प्रोसेस के पेजेस होते हैं या पेजेस के प्रोसेस होते हैं? पेजेस सब के होते हैं। चीज़ें पेजेस के प्रोसेस होते हैं। सर अगर दो प्रोसेस के उससे पास एक ही वर्चुअल एड्रेस हो तो फिर उसको डिस्टिंग्विश करने के बेसिकली इन्वर्टेड पेज टेबल हमने कहा था। इन्वर्टेड पेज टेबल क्या होता है? इन्वर्टेड पेज टेबल बताएं। पेज टेबल क्या होता है? प्रोसेस का एड्रेस होता है वो कंटेन करता जो है। पेज उसमें हम नहीं, पेज टेबल अभी बताएं। पेज टेबल क्या होता है? पेज टेबल क्यों यूज़ करते हैं? पेज टेबल क्या होता है? पेज टेबल की बात हो रही है। बस आज तो सबकी एब्सेंट ही लगेगी। सर हमारे पास पेज टेबल जो है वो, अगर हम एक प्रोसेस को डिफरेंट पेजेस में डिवाइड करते हैं तो उनको स्टोर करने के लिए हम एक उनको स्टोर करने के लिए पेज टेबल बना देते हैं। स्टोर कर मतलब उनका एड्रेसेस अपने पास रखने के लिए। लाइक एक प्रोसेस है और उसको हम पार्टीशनिंग कर रहे हैं, पेजिंग हम उसकी कर रहे हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिनमें हम उनको रखते हैं। नहीं, उनको स्टोर सर करने के लिए तो नहीं एड्रेसेस को रखते हैं। स्टोर करने के लिए नहीं होता, एड्रेसेस को जो स्टोर हमारे ऑपरेटिंग हाँ, सिस्टम में जो मैं आज तो पूछ रहा हूँ, मुझे आपने बताना है। मुझे तो आज कुछ भी नहीं आता, मुझे तो पता नहीं है पेज टेबल क्या होता है, तो मुझे आपने बताना है पेज टेबल क्या होता है। सर वो जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो वर्चुअल एड्रेस और वो फिजिकल एड्रेस होते हैं, जो उनकी मैपिंग होती है ना, उसको स्टोर करता है ये पेज हम्म, टेबल। तो ये इन्होंने थोड़ा सा 80% करेक्ट आंसर दिया है कि जो वर्चुअल और विजुअल टू फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन है, उसके जो ट्रांसलेशन के लिए हम जो मैपिंग रखते हैं, वो मैपिंग इसमें रखते हैं पेज टेबल के अंदर। तो हमारे पास प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस अभी तक ये नहीं पता चला प्रोसेस क्या होता है, पेज क्या होता है, फ्रेम क्या होता है, पेज टेबल क्या होता है, तो फिर तो कहानी जो है ना कहीं से कहीं चले जाएगी। तो प्रोसेस होता है। प्रोसेस वैसे क्या होता है? व्हाट इज अ प्रोसेस? प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है? तो सारे तो फेल हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर इनको प्रोसेस की डेफिनेशन नहीं आती तो। बीनिश परवेज बताओ। मैं जिससे पूछ रहा सेट ऑफ हूँ एग्जीक्यूटेबल मैं of जिससे executing files. जिससे मैं पूछ रहा हूँ ना, बस वो बताए। बीनिश परवेज। ओके। मोहम्मद हसनैन। ओके। सना अरूज। सर ये इंस्टेंस में प्रोग्राम होते हैं जो कि एग्जीक्यूट करने के लिए, लाइक थ्रेडिंग वगैरह के लिए इंस्टेंस एड्रेसिंग ऑफ के लिए। ओके। इमरान अफजल। महरीन अदील। सर प्रोसेस होते एक सेट ऑफ एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस। वो तो प्रोग्राम होता है। मतलब कि सर वो इस तरह का इंस्टेंस होता है जो हम यूज करते हैं एग्जीक्यूट, जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम में एग्जीक्यूट। प्रोग्राम में और प्रोसेस में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस? तो मेरीन, अब अगर आपको फेल कर दिया तो आपको एतराज तो नहीं ना होना चाहिए, है ना? जी आतिफ खालिद, आप सर मैं बताएं। बताऊं? नहीं, मैं जिससे पूछ रहा हूँ बस वही बताएं। आतिफ खालिद। सर प्रोग्राम तो वो होता है ना, जो हम लोगों ने कोई टास्क परफॉर्म करना हो उसके लिए जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं सर, उनको अच्छा। वो जो होता है वो हमारा होता है प्रोग्राम। तो सर जो प्रोसेस होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई कंप्यूटर में विंडो कर रहे हैं, तो ये जो हमारा होगा सारा जो सिनेरियो वो हमारा प्रोसेस होगा, एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम। सर ये आतिफ खालिद, तो बुक्स वगैरह जो है ना वो ना खोलिया करें, जो है ना उसको ना पढ़ा करें आप, वो हम पे हराम है। बुक को खोलना, नोट्स को खोलना, वो हमारे पास, वो हम नोट्स में बस कुछ हराम है। सर, नोट्स में कुछ भी ठीक है। नहीं है सर।
तो वो नहीं हमने पढ़ने, वो हमने बस वैसे ही दिखाने के लिए रखे हुए हैं। तो चलिए आप ठीक है अपनी हालत देख लें, ठीक है। तो आपने बाद में जज करना है कि टीचर जो है ना वो ऐसा है, टीचर वैसा है, ठीक है। लेकिन हमने नहीं पढ़ना, ठीक है। हमें टीचर घर पे आके भी पढ़ाए ना, हमने नहीं पढ़ना। तो अभी तक आपको पता नहीं है कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। 80% 90% स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं पता, या क्लास भी नहीं ले रहे वो, ठीक है। तो अब प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ प्रोसेस, वो ठीक बता है। सकते हैं। तो जो प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम होता है सेट ऑफ एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। वो इंस्ट्रक्शंस कहीं पे भी पड़ी हो सकती हैं, ठीक है। वो एक्जी फाइल आपने बनाई है, कोई प्रोग्राम आपने किसी एडिटर पे कंपाइल किया है, कंपाइल करके उसकी एक्जी बनाई है, तो एग्जीक्यूटेबल अभी हार्ड डिस्क के ऊपर पड़ी हुई है, हार्ड डिस्क के ऊपर, ठीक है। तो अभी तक वो प्रोग्राम प्रोसेस नहीं बना। प्रोसेस कब बनेगा? जब वो प्रोग्राम व्हेन प्रोग्राम लोडेड इनटू द मेमोरी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास रैम है, ठीक है। व्हेन अ प्रोग्राम लोडेड इनटू द मेमोरी इट बिकम्स अ प्रोसेस। जब वो मेमोरी में लोड हो जाता है, ठीक है, और वह चलना शुरू कर देता है, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोग्राम में डिफरेंस ये है कि प्रोग्राम एक पैसिव एंटिटी है और प्रोसेस एक एक्टिव एंटिटी है, ठीक है। प्रोग्राम जो है वो हार्ड डिस्क पे पड़ा होता है, प्रोसेस मेमोरी में होता है। तो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस, ठीक है। तो ये अगर अभी तक आपको नहीं पता चला तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या पढ़ना है आपने, ओके। ये ऐसे ही कोर्स पढ़ रहे हैं आप, जैसे कि आपने पहले सेमेस्टर में बच्चे जो है ना वो डिस्क्रीट मैथ पढ़ते हैं या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग पढ़ते हैं ना, वैसे आप ये वाला कोर्स पढ़ रहे हैं। हालांकि ये ऐसा कोर्स पढ़ने वाला नहीं है। ये कोर्स जो है ये अगर आप इसमें मेरे ख्याल से रिपीट भी कर लें तो कोई हर्ज नहीं है, 2 दफ़ा 3 दफ़ा पढ़ना चाहिए आपको ये वाला कोर्स। इसमें पैसे लगा दें तो फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसके ऊपर फेल हो जाए ना तो नुकसान होता है, पैसों का भी ज़्यादा होता है, टाइम का भी ज़्यादा होता है। तो ये वो वाला कोर्स नहीं है। इसमें आप पैसे ज़ाया करेंगे ना तो पैसे ज़ाया नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके नॉलेज में इजाफा होगा, बाद में भी बेनिफिट मिलेगा आपको। ये कोर जो 4 कोर्स है ना, कंप्यूटिंग के 4 कोर्स अगर किसी ने पढ़ाने हो, 4 कोर्सेज में अगर आप कंप्यूटिंग की डिग्री को डिवाइड कर दें कि सिर्फ 4 कोर्स पढ़ने हैं कंप्यूटिंग को कोर्स, तो उसमें से एक कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाला होगा, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट कोर्स है आपकी डिग्री का, लेकिन आप उसको ऐसे ले रहे हैं जैसे कि ये वही डीएलडी पढ़ रहे हैं, ठीक है, या कोई ऐसा कोर्स पढ़ रहे हैं जिसका बाद में कोई यूज़ नहीं है, ओके। तो प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया, सेट ऑफ एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस, इट रिजाइड ऑन हार्ड डिस्क। प्रोसेस क्या आता है? प्रोसेस अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, व्हेन अ प्रोग्राम इज लोडेड इनटू द मेमोरी इट बिकम्स अ प्रोसेस। तो प्रोसेस जो है वो रैम में होता है और प्रोग्राम जो है वो हार्ड डिस्क पे होता है, ओके। तो प्रोसेसेस आपके पास वेरियस प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस P0 है, प्रोसेस P1 है एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमने कहा था कि जो प्रोसेस होता है उसको बजाय इसके कि हम कंटिगुअस मेमोरी एलोकेट करें, हम उसको पार्टीशंस में डिवाइड कर देते हैं। तो हर पार्टीशन को हम पेज कहते हैं, ठीक है। अगर पार्टीशंस जो हैं वो इक्वल पार्टीशंस हैं, ठीक है, तो उसको हम हर पार्टीशन को पेज कहेंगे, और अगर वो नॉन इक्वल पार्टीशंस हैं तो उनको हम सेगमेंट्स कहेंगे, ठीक है। तो ये सेगमेंटेशन में और पेजिंग में डिफरेंस ये है कि सेगमेंट्स में जो पार्टीशंस होती हैं वो साइज जो है वो इक्वल नहीं होता, ठीक है, जबकि पेज जो है वो इक्वल साइज की पार्टीशंस होती हैं, तो इस वजह से उसको पेजिंग कहते हैं। अब आपके पास प्रोसेस P0 है, प्रोसेस P1 है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए लोड है, बी लोड है, सी लोड है। तो फॉर एग्जांपल हर पेज जो है वो 1 बाइट का है, पेज साइज जो है सपोज 1 बाइट का है। फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम ऐसा करते हैं, 1 बाइट में आप क्या स्टोर कर सकते हैं? आप ए स्टोर कर सकते हैं, बी स्टोर कर सकते हैं, सी स्टोर कर सकते हैं, डी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और ये पेज नंबर 0 है, ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है, ये पेज नंबर 3 है, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी पेज नंबर 0 है, पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 3 है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल स्टोर है KLMN, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पे 1 बाइट पे एक एक करेक्टर जो है वो स्टोर है। अब इन्वर्टेड पेज टेबल जो है, इन्वर्टेड पेज टेबल और पेज टेबल में डिफरेंस ये है, कोई बताएगा डिफरेंस क्या है इन्वर्टेड पेज टेबल में और पेज टेबल में डिफरेंस क्या है? जिसको भी आता है वो बता दे।
सर वाइस वर्सा ही है, जिसमें उसमें पेज को हम फ्रेम, पेज और फ्रेम में कह रहे तो इन्वर्टेड में फ्रेम, पेज की जगह हम फ्रेम ले आते हैं। पेज टेबल में फ्रेम नंबर कहाँ पे होता है, पेज नंबर कहाँ पे होता है पेज टेबल में? पेज टेबल है आपके पास, उसमें फ्रेम नंबर किसको कहते हैं फिर तो, और पेज नंबर किसको कहते हैं अगर आपके पास पेज टेबल है? तो पेज टेबल जो है इसमें हमारे पास एंट्रीज होती हैं, ठीक है। कितनी एंट्रीज होती हैं पेज टेबल में, किस पे डिपेंड करता है पेज टेबल की एंट्रीज? पेज साइज पे। पेज साइज से? जी सर। जी, कोई और बताएगा? नंबर ऑफ पेजेस सर वो प्रोसेस साइज डिवाइडेड बाय पेज साइज। नंबर ऑफ पेजेस पे, तो जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे उतनी पेज टेबल में एंट्रीज होंगी। तो नंबर ऑफ पेजेस पे डिपेंड करता है, पेज साइज पे डिपेंड नहीं करता। पेज साइज अगर 1 तो KB सर है, देखिए ना, 1 नंबर ऑफ जो पेज है, नंबर ऑफ पेजेस को हम फाइंड आउट करते हैं प्रोसेस साइज डिवाइडेड बाय पेज साइज पे, पेज से तो फिर ही हमारे पास नंबर एग्जैक्टली। ऑफ पेजेस आते हैं। हाँ, वो तो नंबर ऑफ पेजेस तभी ही आते हैं, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन था, मैंने ये नहीं पूछा था कि नंबर ऑफ पेजेस किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, मैंने ये पूछा था कि पेज टेबल में एंट्रीज किस पे डिपेंड कर रही हैं। पेज टेबल में कितनी एंट्रीज होंगी, एंट्री नंबर 0, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 4, ये कितनी एंट्रीज हम करेंगे, ये एंट्रीज डिपेंड करेंगी जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे। इसमें नंबर ऑफ पेजेस 4 हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पेज टेबल में 4 एंट्रीज होंगी, ठीक है। तो इसका जो इंडेक्स है वो बेसिकली पेज नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पेज टेबल में जो इंडेक्स होता है वो पेज टेबल को, पेज नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और उस पेज नंबर पे जो वैल्यू पड़ी होती है वो फ्रेम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पेज टेबल में जो वैल्यू होती है किसी भी इंडेक्स के ऊपर वो फ्रेम नंबर होता है, और जो इंडेक्स होता है वो पेज नंबर होता है। जबकि इन्वर्टेड पेज टेबल में रिवर्स है। इन्वर्टेड पेज टेबल में जो वैल्यू होती है वो पेज नंबर होता है, ठीक है, और जो इंडेक्स होता है वो फ्रेम नंबर होता है। तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इन्वर्टेड पेज टेबल, कि इसमें हम इन्वर्ट कर देते हैं पेज नंबर को फ्रेम नंबर्स के साथ। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे फ्रेम नंबर्स हैं, फ्रेम नंबर 0 है, फ्रेम नंबर 2 है, फ्रेम नंबर 3 है, फ्रेम नंबर 4 है, फ्रेम नंबर 5 है। तो फ्रेम नंबर जो हैं वो किस पे डिपेंड, नंबर ऑफ जो इन्वर्टेड पेज टेबल में जो एंट्रीज होंगी वो कितनी एंट्रीज होंगी, इन्वर्टेड पेज टेबल में जो एंट्रीज होंगी वो कितनी एंट्रीज होंगी? 4। क्यों नहीं, किस पे डिपेंड करेंगी, कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेंगी? इन्वर्टेड पेज टेबल में जो एंट्रीज होंगी वो फ्रेम किस पे। पे डिपेंड, फ्रेम पे। तो रैम में कितने फ्रेम हैं उतनी एंट्रीज होंगी, ठीक है। अगर रैम में फॉर एग्जांपल 100 फ्रेम्स हैं 0 से 99 तक, तो इन्वर्टेड पेज टेबल में 100 एंट्रीज होंगी। ओके, तो जो आपके पास इन्वर्टेड पेज टेबल है इसमें जो एंट्रीज होती हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं नंबर ऑफ फ्रेम्स के ऊपर, ठीक है। अब ये बताता है कि फ्रेम नंबर 0 है, फ्रेम नंबर 1 है, फ्रेम नंबर 2 है, फ्रेम नंबर 3 है, फ्रेम नंबर 4 है एंड सो ऑन। तो कौन सा, इस फ्रेम पे कौन सा पेज लोड है, ये यहाँ पे मैं लिख दूं, अगर पेज नंबर यहाँ पे लोड है जी 0, ठीक है। फ्रेम नंबर 1 पे पेज नंबर 3 लोड है, फ्रेम नंबर यहाँ पे फ्रेम नंबर 2 पे पेज नंबर 1 लोड है। अब मुझे ये बता सकता है कोई कि फ्रेम नंबर 0 पे या फ्रेम नंबर 1 पे ये जो पेज नंबर 3 है ये किस किस प्रोसेस का पेज नंबर है? प्रोसेस P0 का है या प्रोसेस P1 का है? सर प्रोसेस P1 का ही है। तो P0 का क्यों नहीं, इसका भी पेज नंबर 3 है, इसका भी पेज नंबर 3 है। दोनों का नहीं सर हो इंडेक्स सकता। नहीं देखते इसमें? नहीं, सर नहीं बता सकते, तो फिर क्या करेंगे? पेज आईडी भी लेंगे ना। पेज PID आईडी नहीं, लेंगे। प्रोसेस आईडी,
प्रोसेस आईडी भी साथ रखना पड़ेगा कि भाई अगर इस फ्रेम के ऊपर पेज नंबर 3 लोड है तो ये भी बताना पड़ेगा कि ये भाई किस प्रोसेस का 3 है। प्रोसेस P0 का है, P1 का है, P2 का है, P4 का है, किस प्रोसेस का ये पेज नंबर 3 है। तो यहाँ पे प्रोसेस आईडी देना पड़ेगा। ये PID स्टैंड्स फॉर प्रोसेस आईडी। अब किसी ने गलत बोला ना तो उसका मैं नाम नोट कर देना और उसको मैंने वाकई फेल कर देना। तो प्रोसेस आईडी जो है ये बताएगा पेज नंबर 3 अगर किसका फॉर एग्जांपल 0 का लोड है तो यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 0। ठीक है। इस वजह से जब लॉजिकल एड्रेस हम जब देते हैं इन्वर्टेड पेज टेबल में तो उसमें P और D की बजाय हम एक और चीज भी देते हैं, प्रोसेस आईडी भी साथ में देते हैं। तो प्रोसेस आईडी से पता चलेगा कि हम किस पेज की बात कर रहे हैं, किस प्रोसेस के पेज की बात कर रहे हैं। प्रोसेस P0 के पेज की बात कर रहे हैं, पेज नंबर 1, या प्रोसेस 1 की बात कर रहे हैं, पेज नंबर 1। तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। तो लिहाजा इन्वर्टेड पेज टेबल में PID भी साथ में रखना पड़ेगा। ठीक है। ओके, तो अब दोबारा से स्लाइड्स के ऊपर आते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लॉजिकल एड्रेस जब देते हो इन्वर्टेड पेज टेबल में तो PID की बजाय साथ में PID प्रोसेस आईडी, जो जिसको हम प्रोसेस आईडी कह रहे हैं वो, और लॉजिकल एड्रेस को दो पार्ट्स में जो हम डिवाइड कर रहे हैं P और D वो देंगे। ठीक है। अब इसमें सर्च कैसे होगी इन्वर्टेड पेज टेबल में? इन्वर्टेड पेज टेबल में सर्चिंग कैसे होगी ये आपको पता है? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इन्वर्टेड पेज टेबल में कि हमने देखना है कि प्रोसेस P0 जो है उसका पेज नंबर 3 कहाँ पे लोड है। तो मैं प्रोसेस PID की जगह पे दूंगा 0। ठीक है। इसकी जगह पे मैं दूंगा 0 PID की जगह पे, और पेज नंबर मैं 3 फाइंड करना है। ठीक है। तो पेज नंबर 3 मैंने फाइंड करना है 0 प्रोसेस का। ओके, तो मैं मैच करूंगा इसको इसके साथ। क्या 0 इसके साथ मैच करता है? यस। क्या 3 इसके साथ मैच करता है? यस। तो जहाँ पे ये एंट्री जो है ये एंट्री इसके साथ मैच करेंगी तो बेसिकली मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, PID अगर मैंने इस तरफ लिखा हुआ है तो PID मैं इस तरफ लिख सकता हूँ 0, कि 0 प्रोसेस का मुझे पेज नंबर 3 चाहिए। ओके, तो 0 प्रोसेस का पेज नंबर 3 जो है वो कैसे मैच होगा? वो बेसिकली ऐसे मैच होगा कि हम ये वाली एंट्री जो है वो यहाँ पे मैच करेंगे, पहले इस एंट्री के साथ, पहली एंट्री के साथ, फिर दूसरी एंट्री के साथ मैच करेंगे, फिर तीसरी एंट्री के साथ। तो जहाँ पे हमारी मैचिंग आ जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पे हम जो फ्रेम नंबर है वो रिटर्न कर देंगे। फ्रेम नंबर है यहाँ पे 1। ओके, तो असल में हम कर क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट कर रहे हैं। दैट्स आवर ऑब्जेक्टिव। तो पेज टेबल जो है ये हमें हेल्प आउट करते हैं लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेशन के लिए, ये हेल्प आउट कर रहे हैं। तो पेज टेबल्स आर यूज्ड फॉर एड्रेस ट्रांसलेशन फ्रॉम लॉजिकल टू फिजिकल। ये पर्पज होता है पेज टेबल का। तो पेज टेबल कंटेन्स मैपिंग फ्रॉम पेजिंग फ्रॉम पेज टू फ्रेम नंबर। ठीक है, अब क्लियर हो गया पेज टेबल क्यों यूज करते हैं, उसमें होता क्या है। तो मैपिंग कैसे होगी इसमें? अगर हम इन्वर्टेड पेज टेबल की बात करें तो PID P और D देंगे। तो सबसे पहले हम जहाँ पे PID, जिस तरह से PID और P लिखा हुआ है, ये एंट्री मैच करेंगे। तो जहाँ पे ये PID P के साथ मैच करेगी वहां पे वो जो इंडेक्स होगा वो I इंडेक्स होगा, या जो भी इंडेक्स होगा वो I इंडेक्स जो है वो हमारा फ्रेम नंबर होगा। तो जहाँ पे जो एंट्री मैच करेगी, जो वैल्यू मैच करेगी, वहां पे जो इंडेक्स होगा वो फ्रेम नंबर होगा। तो उस I को हम एज ए फ्रेम नंबर चूज करेंगे और उसके साथ D अपेंड करेंगे और वो हमारा फिजिकल एड्रेस बन जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया सबको? ओके, चलें आपका क्विज होने लगा। ये आपके पास रैम है, फिजिकल रैम। ठीक है, इसमें डिफरेंट फ्रेम्स हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, ये रैम है, ये फ्रेम नंबर है, इंडेक्स जो हैं वो फ्रेम नंबर्स हैं। यहाँ पे लोड है A B C D E। ठीक है, और यहाँ पे है जी जनाब प्रोसेस P1 या P0, उसमें हमारे पास
4 पेजेस हैं, 0 1 2 3, और हर पेज के ऊपर लोड है ए, यहाँ पे ए बी सी और डी लोड है। ओके ओके, और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लोड है, एक प्रोसेस P1 है, उसके पेजेस हैं एंड सो 0 1 1 2 एंड 3। इसमें है K L M और N। ओके, अब यहाँ पे पेज टेबल है। इन्वर्टेड पेज टेबल जो है वो पर प्रोसेस होगा या पर सिस्टम होगा, ये क्वेश्चन है। इन्वर्टेड पेज टेबल पर प्रोसेस होगा या पर सिस्टम होगा, हर प्रोसेस का अपना होगा या पूरे सिस्टम का एक ही होगा? सर पर सिस्टम सिस्टम का होगा। एक ही होगा। पूरे सिस्टम का एक ही होगा। क्यों? क्योंकि जब Yes, हम sir. प्रोसेस आईडी साथ में रख रहे हैं तो इसका मतलब Yes, sir, ये इसका है तो मतलब फिर ये वो है उसको खुद ही डिफरेंट डिफरेंशिएट कर प्रोसेस। देगा, वरना हाँ जी, फायदा ग्लोबल हो जाता है। ओके। तो अब मैं ये पेज इन्वर्टेड पेज टेबल की एंट्रीज जो है वो फिलअप करने जा रहा हूँ। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास है PID और यहाँ पे मेरे पास है पेज नंबर। ओके, ये मेरे पास PID है। PID जो है वो 0 है और उसका पेज नंबर, पेज जो है वो 0 है। प्रोसेस ID 0 है, प्रोसेस ID 0 है सपोज, और यहाँ पे प्रोसेस ID जो है सपोज 0 है। ओके, और यहाँ पे है इसका पेज नंबर 1 जो है वो 2, यहाँ पे है 0 और C1। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रोसेस ID 1 लिखता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो K है यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं, ये जो L है इसको हम अज्यूम कर लेते हैं ये E है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज प्रोसेस ID 1। ओके, और 0 का जो 3 है वो यहाँ पे है, 0 1 2 3 एंड 4। ओके, ये है फ्रेम नंबर। तो ये क्वेश्चन है एग्जाम में, इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि आपके पास प्रोसेस हैं, उनके पेज नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे ये पेज नंबर्स हैं। ठीक है, ठीक है, पेज नंबर 0, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, इस तरह से प्रोसेस P1 है, इसके ये पेज नंबर है, ये इन्वर्टेड पेज टेबल है, ये पूरा फिलअप है और ये हमारे पास रैम है। तो आपने मुझे बताना है कि आपको मैं इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है, लॉजिकल एड्रेस की फॉर्म में, वो है PID। ठीक है, और साथ में मैं कह रहा हूँ कि कॉमा P और कॉमा D। ठीक है, तो ये मैं 3 इनपुट्स दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आपने मुझे F और D रिटर्न करना है, F कॉमा D। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके पास जनाब प्रोसेस ID 1 पेज नंबर 1 और D कुछ भी या D इसमें मैटर नहीं कर रहा अभी। ठीक है, तो D इसमें 0 है। आपने मुझे ट्रांसलेट करके F और D में आंसर करना है, तो जल्दी से ज़रा इसको टेबल को देखें। ठीक है, और आपने मुझे आंसर करना है 1 1 0 के अगेंस्ट FD का आंसर जो है वो क्या आएगा? सर 30। 30 कैसे पता चला? 1 हमने जो आपने तरीका बताया था कि आपने जो भी आपकी PID और P होगी ना उसको आपने IPT में देखना है वो कि किस तरह आएगा। पेज 1 जो है साइज वो फ्रेम साइज के नहीं, इक्वल है। बेसिकली फ्रेम नंबर जो 3 भी, में आएगा। हाँ, जो भी ये वैल्यूज़ हैं 1 1, ठीक है, वो सबसे पहले आपने इसके साथ ये एंट्री इसके साथ मैच करनी है। तो 1 1 इसके साथ मैच नहीं करेगा, यहाँ पे भी मैच नहीं करेगा, यहाँ पे भी मैच नहीं करेगा, यहाँ पे बेसिकली वो मैच कर गया 1 1 एंट्री। इसका मतलब ये है कि प्रोसेस ID 1 का पेज नंबर 1 जो है, जो कि ये वाला बनता है E, ये कहाँ पे लोड है? पेज नंबर 1, ये बेसिकली फ्रेम नंबर 3 पे लोड है। तो फ्रेम नंबर 3 पे जाएं तो वहाँ पे आपको E मिल जाएगा। ओके, तो आपको समझ आ गया कि इन्वर्टेड पेज टेबल जो है उसको किस तरह से रीड आउट करना है, ट्रांसलेशन किस तरह से करनी है। तो यहाँ पे आप बेसिकली फिजिकल एड्रेस जो होगा, तो समझ आ गई, ये 0 का एक होता है, बता दें। क्या
30 1 जी का 3 है ना, वो समझ आ के जो मोस्ट साइड पे 0 लिखा है इसका नहीं जा पता चला। ये ऑफसेट जो 0 लिखा हुआ है, ये इसको भी फिलहाल भूल जाओ, क्योंकि ऑफसेट चूंकि एक ही बाइट है, तो हर पेज में एक ही बाइट है, तो उसका ऑफसेट 0 ही होगा, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 0 लिखा है। लेकिन जैसे ही पेज साइज बड़ा होगा तो डी जो है वो उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल पेज साइज अगर मैं लूंगा कि पेज साइज जो है वो 2 बाइट्स का है, तो उस केस में ऑफसेट जो है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अगर पेज साइज में कहूँगे 4 बाइट्स का है, तो उस केस में पेज ऑफसेट जो है वो 0 1 2 3 तक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें 4 बाइट्स होती हैं। तो 0 बाइट एक्सेस करना है या 1 बाइट एक्सेस करना है या सेकंड या थर्ड बाइट एक्सेस करनी है, उसके अकॉर्डिंगली डी जो है वो वेरी करेगा, ठीक है। तो ये डी जो है वो ऑब्वियसली पेज साइज के ऊपर डिपेंड करता है, डी हमेशा पेज साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ये डी कैसे निकालना है ये मैं 3-4 लेक्चर्स में पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। सो इन्वर्टेड पेज टेबल में हमें लीनियर सर्च करना पड़ता है। तो लीनियर सर्च की कॉस्ट कितनी होगी, इसमें मैक्सिमम कॉस्ट कितनी होगी, किस पे डिपेंड करेगा? सर नंबर ऑफ फ्रेम्स पे। नंबर ऑफ एंट्रीज पे। नंबर ऑफ एंट्रीज इन्वर्टेड पेज टेबल की किस पे डिपेंड कर रही है? सर नंबर ऑफ फ्रेम्स पे। नंबर ऑफ फ्रेम्स पे। नंबर ऑफ फ्रेम्स किस पे डिपेंड कर रहा है? सर नंबर ऑफ प्रोसेसेस पे। नंबर ऑफ प्रोसेस पे, नंबर ऑफ फ्रेम्स पे डिपेंड कर रहे हैं। सॉरी सर, रैम पे। रैम साइज पे। तो रैम का अगर साइज जो है वो फॉर एग्जांपल 2^32 है, विच इज इक्वल टू ऑलमोस्ट, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 4 GB। अगर 4 GB की आपने रैम लगाई हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रैम साइज है वो 2^22 है, 32 है। तो अगर फ्रेम साइज जो है या पेज साइज जो है वो 2^12 है, सपोज कि वो ये भी खराब कर रहा हूँ। अगर फ्रेम पेज साइज जो है वो 2^12 है, ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएंगे नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ फ्रेम्स आ जाएंगे ये आपके पास। नंबर ऑफ फ्रेम्स जो है वो रैम साइज डिवाइडेड बाय फ्रेम साइज। तो रैम साइज जो है टोटल हमारी फिजिकल रैम है, उसका साइज डिवाइड करेंगे आप पेज साइज से या फ्रेम साइज से, क्योंकि दोनों का साइज इक्वल होता है, तो नंबर ऑफ फ्रेम्स आ जाएंगे। तो जितने नंबर ऑफ फ्रेम्स होंगे, इस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ फ्रेम्स आएंगे वो 2^20 आएंगे। 2^20 का मतलब होता है 1 मिलियन, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 मिलियन। 1 मिलियन मीन 10 लाख। तो 10 लाख एंट्रीज होंगी इसमें पेज टेबल, इन्वर्टेड पेज टेबल में, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी एड्रेस ट्रांसलेट करना है, तो आप हो सकता है कि आपको 10 लाख एंट्रीज जो है उनके साथ कंपैरिजन करना पड़े इन वर्स्ट केस, ठीक है। तो विच इज अ वेरी हाई कॉस्ट कि हर एड्रेस को ट्रांसलेट करना है, जब भी ट्रांसलेट करना है इतनी ज्यादा एंट्रीज को हमने कंपेयर करना है। तो लीनियर सर्च को हम अवॉइड करना चाहते हैं, तो लीनियर सर्च को किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं? सर फिर वो हमने बबल सॉर्ट करके देखा था, लेकिन वो भी इफेक्टिव नहीं था। तो हम इसको सॉरी, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च अगर इसके ऊपर अप्लाई करें, तो बाइनरी सर्च का मतलब ये है कि आपके पास जो भी सर हम एंट्री लोगों ने इस दफा हैशिंग लगानी थी। हमने अगर बाइनरी सर्च अप्लाई करनी है, तो बाइनरी सर्च अप्लाई किस तरह से हो सकती है कि हम जितनी भी एंट्रीज हैं, ठीक है, उनको पहले हम पेज नंबर की बेस पे डिवाइड कर लें। हमारे पास जो भी पेजेस हैं, पेज नंबर की बेस पे हम यहाँ पे डिवाइड कर लें। जिस प्रोसेस के 0 प्रोसेस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, 0 पेज नंबर जो है ना वो यहाँ पे आ जाएंगे स्टार्ट में, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये पेज नंबर 0 जो है वो प्रोसेस नंबर 0 का है, ये प्रोसेस नंबर 1 का है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से सॉर्टिंग तो हो जाएगी। हम 1 मिलियन एंट्रीज को, क्या हमने पेज आउट नहीं करना, या मतलब नए न्यू प्रोसेस एंटर होंगे, जब न्यू प्रोसेस होंगे उनके पेजेस आएंगे, जब उनके पेज आएंगे तो पेज टेबल चेंज नहीं होगा, इन्वर्टेड पेज टेबल। या कोई प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट करेगा तो उसकी एंट्रीज यहाँ से निकालेंगे नहीं। क्यों स्टूडेंट्स? मेरा क्वेश्चन ये है निकालेंगे कि इन्वर्टेड पेज टेबल में एंट्री होगी कब, ये बताएगा कौन सा बच्चा जो है। इन्वर्टेड पेज टेबल में जो आपने पेज नंबर रखना है, ठीक है, और साथ में आपने प्रोसेस आईडी रखना है। तो आप मुझे ये बताएं कि इसमें जब भी कोई एंट्री होगी, इनिशियली टेबल ब्लैंक पड़ा हुआ है, एंट्री कब होगी इसमें? सर जब प्रोसेस साइज लार्जर हो। नहीं, अभी तो देखें आपके पास, अभी आपने सिस्टम ओपन किया,
समझने की कोई भी प्रोसेस नहीं है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा, ठीक है। तो इसमें एंट्रीज पड़ी होंगी इन्वर्टेड पेज टेबल में। सर जब मल्टी लेवल पेजिंग हो तब। मेरा क्वेश्चन दोबारा से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इन्वर्टेड पेज टेबल में जो एंट्रीज हैं, ये वाली 0 का मतलब ये है कि प्रोसेस नंबर 0 का 0 पेज नंबर जो है वो फ्रेम नंबर 0 के ऊपर लोड है। नहीं सर, इसका नहीं ये पड़ी मतलब है। होंगी नहीं पड़ी होंगी, तो एंट्रीज कब होंगी? सर, एंटर जब कब होंगी? प्रोसेस आएगा। सर जब कोई जब प्रोसेस आएगा। जब जब कोई प्रोसेस कोई प्रोसेस आएगा, आएगा तो जब कोई प्रोसेस आएगा, न्यू प्रोसेस आएगा और उसके पेजेस जो हैं वो बनेंगे, पेजेस जो हैं वो मेमोरी में लोड होंगे, तो जहाँ जहाँ पे जिस फ्रेम नंबर में लोड होंगे फिर उसकी अकॉर्डिंगली उसकी एंट्री होगी। ऐसे ही है? ओके, गुड हो गया। इसकी एंट्रीज जाएंगी कब? यहाँ पे इसको हम रिमूव कैसे कब करेंगे या रिप्लेस कब करेंगे? सर आपके जब ख्याल में प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो रिमूव हो प्रोसेस जाएगी। कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी एंट्रीज को रिमूव करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हम बाइनरी सर्च अप्लाई करते हैं, हम अपनी सर्चिंग को फास्ट करने के लिए बाइनरी सर्च करते हैं, तो बाइनरी सर्च के लिए कंडीशन ये है कि डेटा आपका सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। अब डेटा अगर आपका चेंज नहीं हो रहा तो फिर तो ठीक है, आप उसको सॉर्ट कर लें। अब ये एंट्रीज जो है वो चेंज हो रही हैं, कब कब चेंज हो रही हैं? जब प्रोसेस एक नया आ रहा है तब भी एंट्रीज चेंज हो रही हैं, जब एक प्रोसेस जब एक ओल्ड प्रोसेस जा रहा है तब भी एंट्रीज चेंज हो रही हैं। तो अगर एंट्रीज चेंज हो रही हैं, बार बार चेंज हो रही हैं, प्रोसेस आ रहा है जा रहा है, अब ये तो फिक्स भी नहीं है कि प्रोसेस कब आएगा कब जाएगा, तो हमें हर दफा सॉर्टिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है बाइनरी सर्च इज नॉट अ गुड सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि उसके लिए सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। सॉर्टिंग हम अफोर्ड नहीं कर सकते बार बार, एक दफा तो अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते सॉर्टिंग, ठीक है। सो बाइनरी सर्च इज नॉट अ गुड सोल्यूशन। तो इसका एक और सोल्यूशन है, वो है हैशिंग। हैशिंग इसका क्या सोल्यूशन है? हैशिंग में किस तरह से हम सर्चिंग को फास्ट कर सकते हैं? तो हम इन्वर्टेड पेज टेबल की बजाय हम हैश टेबल की तरफ जाते हैं, ठीक है। हैश टेबल्स का मतलब क्या है? हैश टेबल्स एक का मतलब ये स्पेशल है हैश होगा। कि हमारे पास एक हैश टेबल होता है, ठीक है, और यहाँ पे उसके इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। हमारे पास प्रोसेस हैं, सपोज ये प्रोसेस है हमारे पास, ठीक है, और इस तरह से ये प्रोसेस ऊपर वाला जो है वो प्रोसेस 0 है, ये प्रोसेस 1 है, ठीक है, और इसमें हमारे पास पेजेस हैं, ठीक है, ये 0 1 और 2 है, ये हमारे पास 0 1 और 2 है, ये पेजेस हैं प्रोसेस P0 के, ये प्रोसेस P1 के पेजेस हैं। सर इस सिनेरियो में आईपीटी की जरूरत नहीं पड़ेगी इन्वर्टेड पेज टेबल की? नहीं, वो किस तरह से? हैश टेबल जो है वो एक इसकी मतलब अमेंडमेंट इसमें की है हमने इन्वर्टेड पेज टेबल में, और उसकी एक बेटर फॉर्म है। उसकी एक बेटर फॉर्म इस तरह से है कि हैश टेबल में ज़रूरी नहीं है कि जितने आपके पास फ्रेम्स हैं उतनी आप एंट्रीज करें, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जितने आपके पास नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं उतनी ही आप एंट्रीज रखें हैश टेबल में। एक तो ये इसका ये बेनिफिट होगा। वो किस तरह से? वो कि जिस तरह हमने पेज टेबल को इंडेक्स करते थे ना, एग्जैक्टली हमने हैश टेबल भी इस तरह से ही यूज़ करना है। तो फॉर एग्जांपल, लेकिन इसमें ये हो सकता है कि एक से ज़्यादा पेजेस जो हैं वो सेम इंडेक्स के ऊपर मैप हो सकते हैं। वो किस तरह से? वो हैश फंक्शन के थ्रू। हैश फंक्शन में हमारे पास जो हैश टेबल में जो हमारे पास नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। ये ना तो नंबर ऑफ पेजेस के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, ना नंबर ऑफ फ्रेम्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। ये हैश टेबल आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। आप 10 रख सकते हैं, 15 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप इसको मैनेज करेंगे। वो किस तरह से? अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका साइज रखा हुआ है 5, ठीक है। अब मैं इसकी किस तरह से इसको यूज करूंगा, मैप किस तरह से करूंगा? मेरा पेज नंबर कैसे पड़ा होगा, फ्रेम नंबर कैसे पड़ा होगा, किसको मैं पेज नंबर कहूंगा, किसको मैं फ्रेम नंबर कहूंगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने प्रोसेस 0 जो है इसको मैप करना है, तो कौन सी एंट्री पे मैं देखूंगा? पेज टेबल के केस में तो हम क्या करते थे, हम 0 इंडेक्स पे चले जाते थे, इसको पेज नंबर कंसीडर करते थे, और वहां पे जो वैल्यू पड़ी होती थी वो फ्रेम नंबर होती थी हमारी, ठीक है। ये तो हमारे उस केस में तो ऐसा था। लेकिन अगर हम बात करें इन्वर्टेड पेज टेबल की, तो उसमें हम यहाँ पे वैल्यूज देखते थे और उसके कोरस्पॉन्डिंग हम इंडेक्स देते थे, वो फ्रेम नंबर होता था हमारा। लेकिन यहाँ पे हम एक हैश फंक्शन यूज करेंगे। वो हैश फंक्शन आप इस तरह से यूज करेंगे, पेज नंबर मोड हैश टेबल साइज,
तो ये जो आपके पास आंसर आएगा पेज नंबर मॉड हैश साइज, ये वो एंट्री, जिस एंट्री पे आपने जाना है वो आपको एंट्री नंबर देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने जाना है 0 के ऊपर, ठीक है, तो 0 पेज नंबर के अगेंस्ट मैंने फ्रेम नंबर देखना है, तो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा, ठीक है, और इसका मैं परसेंटेज लूंगा 5 के साथ, तो आंसर क्या आएगा बताएं? 0 मॉड 5 क्या होता है? 0। तो 0 पे जाएंगे आप, ठीक है, और वहां पे आपका जो है वो फ्रेम नंबर पड़ा होगा, फॉर एग्जांपल ये फ्रेम नंबर 4 के ऊपर लोड है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अगर मैं दे दूं कि अगर इसके और पेजेस हैं, इसी प्रोसेस के और पेजेस हैं, ठीक है, याद रहे कि हैश टेबल जो है ये पर प्रोसेस पेज हैश टेबल होगा, ये हर प्रोसेस का अपना हैश टेबल होगा, हर प्रोसेस का अपना अपना डिफरेंट होगा, इसलिए यहाँ पे पीआईडी रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये हम कर सकते हैं इसको, लेकिन हम अभी ये कर रहे हैं कि हर हैश टेबल जो है वो हर प्रोसेस का अपना अपना है, ठीक है। लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर आपने पीआईडी रखना है और हर प्रोसेस का नहीं रखना, अपना अपना आपने अगर इम्प्लीमेंट करना है तो वो भी कर सकते हैं कि सेम सारे सिस्टम के लिए एक ही हो। तो अभी अज्यूम करें कि जो प्रोसेस P0 है इसके लिए ये हैश टेबल है, 0 के लिए मैंने ये वाली 0 इंडेक्स पे गया और उसके ऊपर 4 नंबर जो है वो फ्रेम नंबर इसका है, मतलब ये है कि ये पेज नंबर 0 फ्रेम नंबर 4 पे लोड है, ओके फॉर एग्जांपल। अब अगर यहाँ पे इसके पेज नंबर 5 भी है सपोज, तो 5 रिमाइंडर 5 क्या होगा? 0। तो ये भी कहेगा कि पेज नंबर 0 जो है वो पेज नंबर 0 जो है वो किस पे लोड है, मतलब पेज नंबर 5 जो है वो किस पे लोड है? एंट्री नंबर 0 के ऊपर। तो एंट्री नंबर पे 0 पे जाएंगे तो वहां पे क्या पड़ा होगा? 4। तो ये कह रहा है कि पेज नंबर 0 जो है वो भी फ्रेम नंबर 4 पे लोड है, और पेज नंबर 5 जो है वो भी फ्रेम नंबर 4 पे लोड है। यही कह रहा है ना ये, मतलब इसका मतलब तो यही बन रहा है। तो इसको किस तरह से हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि दो एंट्रीज जब सेम इंडेक्स के ऊपर मैप हो जाएंगी, जो कि इस हैश फंक्शन के अकॉर्डिंगली हमारी दो एंट्रीज जो है वो सेम इंडेक्स के ऊपर मैप हो रही हैं, तो किस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे? तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 4 की बजाय हमें यहाँ पे कुछ और रखना पड़ेगा। वो क्या? अगर हमने दो एंट्रीज रखनी है, हम यहाँ पे एक लिंक लिस्ट बनाएंगे, हर इंडेक्स के ऊपर एक लिंक लिस्ट होगी, वहाँ पे दो एंट्रीज रखनी पड़ेंगी कि कौन सा पेज है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट कौन सा फ्रेम नंबर है। तो पहली दफा हम रखेंगे, अगर 0 वाली एंट्री यहाँ पे मैप हो गई है तो हम 0 पेज नंबर के अगेंस्ट हमने कहा कि फ्रेम नंबर 4 है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर 5 यहाँ पे मैप हो रहा है, 5 मॉड 5 यहाँ पे मैप हो रहा है पेज नंबर 5, तो उसको भी यहाँ पे हम अपेंड करेंगे और हम कह सकते हैं कि 5 पेज नंबर जो है उसके अगेंस्ट सपोज फ्रेम नंबर 3 है। आप मुझे बता सकते हैं कि 10 एंट्री किस पे मैप होगी? 10 पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 हैश टेबल की कौन सी इंडेक्स पे मैप होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला? सर वो भी 0 पे जाएगा, वो भी 0 पे होगा। 10 रिमाइंडर 5 क्या आएगा? 0। तो उसका मतलब ये है कि वो भी 0 के ऊपर मैप होगा। तो जब 0 के ऊपर मैप होगा तो यहाँ पे उसकी एंट्री जो है ना इसके आगे करेंगे कि फ्रेम नंबर जो 10 पेज नंबर जो 10 है, ठीक है, वो फ्रेम नंबर 4 या 3 के 2 के ऊपर लोड है सपोज। तो इससे ये क्या होगा कि इससे ये होगा कि हर इंडेक्स के ऊपर एक लिंक लिस्ट बनेगी, और कल को अगर हमने फाइंड करना है कि फ्रेम नंबर पेज नंबर जो है वो 5 जो है वो कहाँ पे लोड है, तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 5 रिमाइंडर 5 लेंगे, तो 5 रिमाइंडर 5 जो है वो अब हमने बेसिकली P को हमने बेसिकली F में कन्वर्ट करना है, तो P आपके पास 5 है, तो 5 को अगर आप P लेंगे तो F आप इस अकॉर्डिंगली आपने बताना है कि F क्या होगा। तो 5 रिमाइंडर 5 लेंगे आप, विच इज इक्वल टू 0। जब 0 आएगा तो इसको आपने 0 एंट्री पे जाना है, 0 एंट्री पे गए, वहां पे आपको एक लिंक लिस्ट मिलेगी। फिर आपने क्या करना है, ये 5 आपने मैच करना है,
क्या मैच 5 इसके साथ होता है? ये पेज नंबर है, पहली एंट्री हमेशा पेज नंबर होगी, जो होगा एक नोड होगा। तो ये क्या 5 है? नहीं है। ये 5 है? यस, ये 5 है। तो पेज नंबर यहाँ पे मैच कर गया। जहाँ पे पेज नंबर मैच किया करेगा, जहाँ पे भी पी मैच करेगा इस एंट्री में, उसकी जो दूसरी एंट्री होगी वो फ्रेम नंबर होगी। तो एफ आपने 3 रिटर्न कर देना इसमें। तो इसका बेनिफिट क्या है? हैश टेबल का बेनिफिट ये है कि आपको लीनियर सर्च नहीं करना पड़ रही। आपको सारे के सारे पेजेस में, सारे के सारी इसमें आपको इस तरह से लीनियर सर्च नहीं करना पड़ रही। बेसिकली आपको कुछ लीनियर सर्च करना पड़ रही है। ये कुछ लीनियर सर्च जो है ये डिपेंड करेगी अल्फा के ऊपर। अल्फा क्या है? सर अल्फा एक चीज समझ बेसिकली, नहीं आई जी सर। आपने बताया था कि जितने पेज नंबर होंगे प्रोसेस में तो उतने ही उसी साइज का हम जो होंगे हैश टेबल रखेंगे। मगर नहीं, देखे अभी आपने एक एग्जांपल दी थी कि जिस तरह 10 भी पेज नंबर है तो वो भी इसी 5 साइज के हैश टेबल में हो सकता। हाँ जी हो जाएगा, हाँ जी। तो 10 को किस तरह से करेंगे आप? 10 mod 5 लेंगे। आपने देखना है कि इसको किस एंट्री पे हमने मैप करना है। 10 mod 5 विच इज इक्वल टू 0। जब 0 आएगा तो उसका मतलब है 10 पेज नंबर जो है वो आपने 0 एंट्री में फाइंड करना है। जब 0 एंट्री में फाइंड करना है तो अगर पहली दफा उसको नहीं मिला तो ऑफ कोर्स इसका मतलब है कि उसके अगेंस्ट कोई फ्रेम नंबर है ही नहीं। तो जब उसको कोई फ्रेम एलोकेट करेंगे, ठीक है, तो 10 के अगेंस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे 10, ठीक है, और उसके अगेंस्ट हम कहेंगे कि फ्रेम नंबर 4 हमने एलोकेट कर दिया। तो अगर कोई भी पेज नंबर जो है जब पहली दफा पेज एक्सेस होगा तो ऑफ कोर्स वो लोड नहीं होगा मेमोरी में। पहली दफा जब पेज एक्सेस होगा तो उसको जब वो ढूंढेगा तो उसको नहीं मिलेगा। अगर पेज टेबल में, हैश टेबल में उसको पेज नहीं मिलता, पेज के अगेंस्ट फ्रेम नंबर नहीं मिलता, इसका मतलब है पेज फ्रेम में लोड ही नहीं है, किसी भी फ्रेम में लोड नहीं है। तो इसको कहते हैं पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट इज इज एन इवेंट जिसमें हम कह सकते हैं कि पेज जो है वो मेमोरी में लोड नहीं है, ठीक है। तो दोबारा से वो पेज जो है जब मेमोरी में लोड होगा उसको कोई ना कोई फ्रेम एलोकेट होगा। वो फ्रेम कौन सा फ्रेम एलोकेट होगा? वो कोई पॉलिसी होगी, कोई एल्गोरिदम होगा जिसकी बेस पे हम फ्रेम उसको एलोकेट करेंगे। वो पॉलिसीज भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जब उसको फ्रेम एलोकेट हो जाएगा तो वो फ्रेम नंबर फिर उसको बता दिया जाएगा कि आपको इस फ्रेम में लोड कर दिया गया, तो उसकी एक एंट्री कर दी जाएगी इस हैश टेबल के अंदर। सर जब हमारी हैश टेबल में कोलिजन्स आएंगे फिर वो किस तरह हैंडल करेंगे हम? तो ये कोलिजन को हैंडल हमने किया ना, हमने लिंक लिस्ट के साथ उसको हैंडल किया, चेनिंग के साथ। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं चेनिंग। फिर एक इसमें सर कोलिजन नहीं आएगा। सही जो लिंक लिस्ट है इसमें सिर्फ दो होंगे, नोड्स? 2 नोड होंगी सिर्फ? नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं। जितनी भी एंट्रीज इस पे मैप करेंगी इसके ऊपर, जितने भी पेज नंबर इसके ऊपर मैप करेंगे वो सारे के सारे इसमें आएंगे। तो अगर आपके पास हैश टेबल का साइज 5 है और प्रोसेस का साइज जो है वो है 100, सपोज 100, तो आप बता सकते हैं कि मैक्सिमम जो है वो कितना साइज होगा लिंक लिस्ट का किसी भी इंडेक्स के ऊपर? क्वेश्चन समझ आया आपको? अगेन बता दें। चलिए क्वेश्चन में तो रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि सर्चिंग की कॉस्ट क्या होगी, किस पे डिपेंड करेगा? ऑफ 1 अगर बेस्ट केस में ठीक है, अगर वर्स्ट केस में होगा तो ऑफ n/2। n/2? n क्या है या इसमें? log n। n क्या है? log log n n क्या है? n क्या है इसमें? नंबर ऑफ नोड्स जो लिंक लिस्ट में आएंगे। तो नंबर ऑफ नोड ही तो पूछ रहा हूँ, किस पे डिपेंड करेंगे? सर पेज नंबर पे। हाँ जी, पेज नंबर पे। तो यहाँ पे आपको पेज नंबर्स मिल रहे हैं 0 से 100 तक। 0 से आपके पास सपोज 100 तक पेज नंबर्स हैं। तो मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एक एंट्री पे मैक्सिमम कितने नोड्स एंटर होंगे? ये क्वेश्चन है मेरा। एक इंडेक्स पे यहाँ पे कितने मैक्सिमम नोड्स आ सकते हैं, या यहाँ पे कितने मैक्सिमम नोड आ सकते हैं? जो लिंक लिस्ट बनेगी उसमें कितने नोड होंगे? यहाँ पे जो लिंक लिस्ट बनेगी उसके ऊपर 25। जितने सर प्रोसेस सर वो प्रोसेस 100 को डिवाइड कर देंगे इसके इसके सर साइज है। तो आंसर क्या तो आएगा? 20।
20 20 तो इसका मतलब ये है कि 20 पेजेस जो हैं वो 0 एंट्री पे मैप करेंगे, 20 पेजेस जो हैं वो 1 के ऊपर मैप करेंगे, 20 पेजेस जो हैं वो 2 के ऊपर मैप करेंगे एंड सो ऑन। ओके, कौन कौन से पेजेस इसके ऊपर मैप होंगे? 0 वाला, 5 वाला, पेज नंबर 10, पेज नंबर 15 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे पेजेस जिनका रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है, वो सारे के सारे इस एंट्री पे मैप करेंगे। ओके, तो इसका मतलब है कि आप मुझे कॉस्ट बता सकते हैं अभी इस केस में कॉस्ट कितनी होगी सर्चिंग की? बिग ऑफ 100 होगी, बिग ऑफ 5 होगी, क्या होगी? बिग ऑफ 20 बिग ऑफ 20। द रीजन इज कि जो यहाँ पे 20 नोड्स हो सकते हैं मैक्सिमम, तो 20 नोड्स जो है वो इस तरह से, अगर आपने लिंक लिस्ट में सर्च करना है तो ये बेसिकली लीनियर सर्च है। इसको सर्च करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा क्या हमारा पेज नंबर ये तो नहीं है तो फिर आगे जाना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो मैक्सिमम हमें 20 कंपैरिजंस करने पड़ सकते हैं इस केस में। तो कहाँ पे अगर हम लीनियर सर्च की बात करें तो लीनियर सर्च में हमें 100 कंपैरिजंस करने पड़ने थे, या जितने हमारे पास यहाँ पे जो एंट्रीज हैं वो लोड हैं तो उतने हमारे कंपैरिजंस करने पड़ रहे थे। लिहाजा ये उससे बहुत बेटर है कि हमें सिर्फ 20 कंपैरिजंस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाई वी प्रेफर हैशिंग ओवर इन्वर्टेड पेज टेबल। ठीक है, तो अब आपको तीनों की तीनों जो है वो टेक्निक समझ आ गई है ट्रांसलेशन के लिए। ये पेजिंग जो है ये कॉन्सेप्ट है जिसमें हम प्रोसेस एड्रेस स्पेस को इक्वल साइज में डिवाइड कर देते हैं, इक्वल चंक्स में डिवाइड करते हैं और हर चंक को हम पेज कहते हैं। तो एक पेज जो है वो एक फ्रेम में लोड होता है क्योंकि पेज साइज और फ्रेम साइज इक्वल होता है। तो फ्रेम का मतलब होता है कि वो फिजिकल रैम का एक चंक है, और पेज का मतलब होता है वो लॉजिकल एड्रेस स्पेस का एक चंक है, दोनों का साइज इक्वल होता है। तो हैशिंग जो है उसमें पीआईडी और उसमें ट्रांसलेशन कैसे होगी यूजिंग हैश टेबल। तो पी को हम बेसिकली हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं। वो हैश फंक्शन मैंने आपको बताया था कि वो आप रिमाइंडर लेते हैं हैश टेबल के साइज के साथ, तो वो हैश फंक्शन होता है। तो जो भी पी होगा, पी फॉर एग्जांपल 5 है तो 5 का रिमाइंडर लेंगे 10 के साथ, अगर 10 हैश टेबल का साइज है तो 5 रिमाइंडर 10 आएगा तो इक्वल टू 0। तो इसकी 0 एंट्री पे जाएंगे, वहाँ पे एक लिंक लिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आपने मैच करना है कि क्या पहली एंट्री पी है, नहीं है, इसको नोड को छोड़ देना, आप नेक्स्ट नोड पे चले जाना। दूसरी एंट्री फिर अपने नेक्स्ट नोड पे देखना क्या पहली एंट्री पी है, यस पी है, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट उसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी होगी वो एफ होगा, वो फ्रेम नंबर होगा। तो पी के अगेंस्ट आपको आर मिलेगा। आर जो है ये बेसिकली क्या है, फ्रेम नंबर है। तो मतलब पी पेज जो है वो फ्रेम नंबर आर पे लोड है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो डी ऑफसेट वैसे ही लगेगा आपके साथ, तो ये फिजिकल एड्रेस में उसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी। क्लियर है? तो इन्वर्टेड पेज टेबल जो है वो भी हमने देख लिया, पेजिंग भी एड्रेस ट्रांसलेशन पेज टेबल के थ्रू भी हमने देख लिया। तो ये जो पेजिंग है वो यहाँ पे तकरीबन ख़त्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं पेज फॉल्ट की, कि पेज फॉल्ट क्या होता है। ठीक है, और पेजिंग इतना काफ़ी है आपके लिए, आगे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड पेजिंग भी है जिसमें मिक्सचर ऑफ पेजिंग और सेगमेंटेशन यूज़ करते हैं, तो मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाह रहा। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट के व्हाट इज़ पेज फॉल्ट, और पेज फॉल्ट जब होता है तो फ्रेम कैसे एलोकेट होता है। तो वो एल्गोरिथम्स जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं। कितने लोगों को ये कोर्स बोरिंग लग रहा है? किसी को भी नहीं लग रहा बोरिंग? ज़हीम अस्कर जी। ये कोर्स बोरिंग और सर इसका जैसा ना काइंडली जिसका माइक खराब है ना वो ना बोले। ठीक है जी, समीउल्लाह। मजा नहीं आ रहा। मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि समझ नहीं आ रही ना। सर वो फील नहीं आ रही जो सर जब तक ऑन कैंपस है ना वो जो सर डेटाबेस वाली ऑनलाइन नहीं आ कुछ रही नहीं समझ आई उसके बाद ना, जब से ऑन कैंपस सर। वो बंद हुए हैं। डेड लॉग तक मजे का था, उसके बाद ये जो आप करवा रहे हैं ना ये प्रैक्टिकल ये जो सारा ये थोड़ा है बोरिंग, बहुत ही बोर है, लेकिन चलो करना तो पड़ना ही है सर। आप मुझे ये बता दें, मतलब आपने ना साफ मुझे बताना है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा ना, मैं कुछ कह सकता हूँ आपको। आप मुझे ये बताएं कि आपने कितनी घर पे एफर्ट पुट किया इसके ऊपर। सर 40%। नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अब आतिफ की बात कर रहा हूँ।
आतिफ कहता है कि बोरिंग लग रहा है उसके बाद, डेडलॉक के बाद। मुझे ये नहीं बताओ सर, कि अभी तुमने रिकॉर्डिंग करा वो पेजिंग के मैंने ऊपर, उसके बाद नहीं मैंने नहीं, तो यूट्यूब पेजिंग भी। के ऊपर मुझे ये बताओ कि पेजिंग के ऊपर तुमने क्या खुद से क्या प्रैक्टिस की है या पढ़ा है तुमने खुद से? जीरो। तो जब आप जीरो एफर्ट करेंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ सर, नहीं मैंने आई, आपके सारे लेक्चर वगैरह सुने। आप लेक्चर्स आपने वगैरह रिकॉर्डिंग सुनने सेंड की की, बात नहीं है, वो भी रिकॉर्डिंग आपने जो लेक्चर्स सेंड की थी, मैं सुन रहा हूँ अभी भी, मैं सुन रहा हूँ सर। सुनने की फाइनल बात के नहीं लिए कर कवर रहा, कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपने खुद से क्या किया है, व्हाट यू हैव डन। तो दोबारा से आते हैं कि पेज फॉल्ट क्या होता है, या पेज फॉल्ट कैसे होता है, या पेज टेबल कैसे मैनेज हो रहा होता है, इसकी एंट्रीज कैसे फिलअप हो रही होती हैं। यकीन माने जब मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स पढ़ा था, तो मुझे यहाँ पे आके जितना मज़ा आया था इस कोर्स का, मुझे और किसी भी जगह पर भी मतलब मज़ा नहीं आया। ठीक है, कि कैसे जो है वो आपका सिस्टम फास्ट होता है या स्लो होता है, या उसके अंदर जो आपको प्रोसेस जब ओपन कर रहे होते हैं तो सिस्टम स्लो क्यों होता है, उसकी रीजंस क्या होते हैं। तो ये जान के मुझे बड़ी खुशी हुई। ठीक है, तो मैं आपके साथ भी ये चीज़ें शेयर करता हूँ। तो असल में आपके पास जो है ना, ये एक जो आपको ये सिलेंडर सा नज़र आ रहा है, उसमें आपको ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये आपकी जो है ये हार्ड डिस्क है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क के ऊपर जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अगर हार्ड डिस्क को भी हम डिस्कस करेंगे तो व्हाट इज द बेसिक यूनिट टू एक्सेस डेटा फ्रॉम मेमोरी? बिट। आपने पहले भी ये बताया था और मैंने आपको कहा था कि नहीं, बाइट होता है। एक सिंगल बिट को ना तो आप सिंगल बिट को आप ना तो रीड कर सकते हैं ना राइट कर सकते हैं। अगर आपने एक पर्टिकुलर बिट को चेंज करना है तो आप बेसिकली पूरी की पूरी बाइट को चेंज करते हैं, इस तरह से चेंज करते हैं कि बाकी बिट्स नलीफाई हो जाए। ठीक है, उसके लिए आप जो है वो कोई ना कोई ऐसा यूज कर रहे होते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, एंड और गेट लगा के आप उसके ऊपर रैपिंग इस तरह से कर रहे होते हैं कि वो वाली बिट चेंज नहीं होती, बाकी दूसरी बिट जो है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं वो वाली बिट चेंज हो जाती है। तो एक बाइट को रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं, क्योंकि एक बाइट का एड्रेस होता है। ठीक है, एक बाइट कंप्लीट एक एड्रेस होता है कि उसमें उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, किसकी बाइट, कौन सी बाइट को हमने रीड करना है या राइट करना है। तो व्हाट इज द बेसिक यूनिट टू एक्सेस डेटा फ्रॉम डिस्क, हार्ड डिस्क? बाइट नहीं, सेक्टर होता है। तो जो डिस्क होता है उसके बेसिक है, ऊपर, आपने यूनिट क्या है सर? हाँ बेसिक यूनिट इसके ऊपर वही बता रहा हूँ कि इसके ऊपर डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर डिफरेंट ना प्लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो प्लेटर्स जो है ना वो 2-3 प्लेटर जो जो गोल गोल सर्कुलर की फॉर्म में होते हैं, ये अभी लास्ट आगे जाके डिस्कस करेंगे इसको, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूँ। उसमें डिफरेंट प्लेटर्स होते हैं, प्लेटर्स के ऊपर डिफरेंट ट्रैक्स होते हैं। जैसे आपने एक राउंड ग्राउंड देखा होगा जिसमें बिल्कुल कॉर्नर्स पे ना सेक्टर्स जो है ना ट्रैक्स बने होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल आपने कभी रेस देखी होगी रनिंग, जिसमें मैराथन रेस जिसमें लोग जो है दौड़ रहे होते हैं। तो अगर आप कोई ऐसी गेम देख रहे हैं जिसमें प्लेयर्स जो है वो जो रन कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं वो, तो वहाँ पे उन्होंने गोल गोल सर्कल्स लगाए होते हैं। तो जो गोल गोल सर्कल्स होते हैं वो बेसिकली ट्रैक्स, वो जिसको ट्रैक कह सकते हैं। तो उस ट्रैक के ऊपर अगर उस ट्रैक को हम ब्लॉक्स में डिवाइड करते जाएं, तो एक ब्लॉक को, जो छोटा ब्लॉक होता है ना, उसको हम एक सेक्टर कहते हैं। तो डिस्क जो होता है ना, उसके ऊपर जो बेसिक यूनिट होता है रीड राइट का, वो एक सेक्टर होता है। यानी कि कंप्लीट सेक्टर रीड कर सकते हैं, कंप्लीट सेक्टर राइट कर सकते हैं डिस्क के ऊपर। अब वो रीड राइट कैसे करता है, वो उसके ऊपर ना एक हेडर होता है, जो कि प्लेटर जो है ना, जिस जिस सेक्टर को उसने रीड करना होता है ना, उस हेडर से, तो वो बेसिकली रोटेट भी होती है डिस्क आपकी। तो रोटेट करके आपका जो हेड पॉइंटर है वो आगे पीछे मूव करता है। मैं थोड़ा सा आपको इस पे हाईलाइट कर देता हूँ यूजिंग पेंट। ओके, सो आपके पास बेसिकली इस तरह से ये सर्कल की फॉर्म में एक प्लेटर होता है। तो इस तरह से और भी प्लेटर्स होते हैं, 2-3 प्लेटर्स होते हैं, एक यहाँ पे नीचे आ रहा है, ठीक है, एक यहाँ पे नीचे आ रहा है, ठीक है, एंड सो। तो ये आपको नज़र नहीं आ रहे होते बेसिकली 2-3 फ्लेटर्स हैं। ठीक है, तो ये एक नीचे है उसके और एक उसके नीचे है। ठीक है, तो मैं इस तरह से बना के दिखा रहा हूँ। और हर प्लेटर के ऊपर इस तरह से ना ट्रैक्स होते हैं। ये ट्रैक है और दूसरा ट्रैक है, ये तीसरा ट्रैक है, एंड सो। और हर ट्रैक के ऊपर जो
जो ये एक ट्रैक है, इसका ये वाला एरिया है ना, इसको हम कह सकते हैं ये सेक्टर है एक, ठीक है, ये ब्लॉक है, एक सेक्टर है। आपका जो जो रीडिंग राइटिंग होती है ना, इसके ऊपर एक ना हमारे पास एक हेड होता है, हेड कुछ इस तरह से होता है, जो कि किसी एक सेक्टर को रीड कर सकता है। ये इसके जो जो इसका हेड होता है ना, जहाँ पे ये जिस सेक्टर को पॉइंट करता है, वो सेक्टर हम रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने इस सेक्टर से डेटा रीड करना है, ठीक है, हेड जो है ना हमारा ट्रू फ्रॉम मोशन में मूव कर सकता है आगे पीछे, ठीक है, कि इसने यहाँ से रीड करना है, 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 बस ये आगे पीछे ऐसे मूव करता रहता है हेड, ठीक है। लेकिन अगर हमने इस सेक्टर से रीड करना है तो ये बेसिकली डिस्क जो है वो रोटेट होती है, और रोटेट होकर ये सेक्टर जो है जब यहाँ पे आता है, ठीक है, तो यहाँ से फिर हेड जो है ना इसको रीड आउट कर सकता है। ओके, तो ये सेक्टर जो है इसका जो साइज होता है, ये नॉर्मली इसका जो साइज है वो 512 बाइट्स होता है। यानी कि डिस्क से जब भी आपने कोई चीज रीड करनी है तो वो 512 बाइट्स रीड करने हैं आपने, ठीक है। तो 512 बाइट्स जो हैं वो रीड करके आपने मेमोरी में लोड करने हैं, और ठीक है। अब मेरा ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे रैम है, ठीक है, रैम में हमारे पास फ्रेम्स होते हैं। तो अगर एक प्रोसेस, एक न्यू प्रोसेस आ गया, उसको डिस्क से उठा के रैम में लोड करना है, ठीक है। तो अगर वो उस प्रोसेस का साइज जो है, सपोज उस प्रोसेस का साइज है 1024 बाइट्स, तो मुझे बता सकते हैं कितने सेक्टर्स पे वो होगा? अगर सेक्टर साइज ये है दो सेक्टर्स पे, दो सेक्टर्स जो है उसको रीड करना पड़ेगा। तो 2 सेक्टर्स रीड करके हमने इसको मेमोरी में लोड करना है। अब सपोज जो है वो फ्रेम साइज बाय चांस जो है ना, फ्रेम साइज भी 512 बाइट्स है, ठीक है। तो कितने फ्रेम्स चाहिए होंगे? 2 फ्रेम्स, ठीक है। तो दोनों फ्रेम्स में इसका डेटा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस फ्रेम में लोड कर दिया और इस फ्रेम में लोड कर दिया, ये फ्रेम नंबर 0 है, ये फ्रेम नंबर 1 है, ये फ्रेम नंबर 2 है, ठीक है। तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन से फ्रेम्स जो हैं वो फ्री हैं, जहाँ पे और डेटा नहीं है वहाँ पे इसको लोड करना है, एंड सो ऑन सो फॉर। जब ये पहली दफा एक्सेस होंगे तो इस सारे मैकेनिज्म को अभी देखने जा रहे हैं हम, ठीक है। सो आपके पास जो डिस्क होती है वहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, और वर्चुअल मेमोरी जो है वो बेसिकली क्या है कि आपके पास जो प्रोसेस एड्रेस स्पेस है जो कि प्रोसेस डिस्क के ऊपर पड़ा हुआ है, वो क्या है, वो बेसिकली नंबर ऑफ पेजेस में हमने उसको डिवाइड कर दिया है। और कौन सा पेज किस फ्रेम में लोड है, ये फिजिकल रैम है जो आपको नजर आ रही है यहाँ पे, कौन सा पेज किस फ्रेम में लोड है ये आपको मेमोरी मैप बताएगा। मेमोरी मैप आपका हैश टेबल भी हो सकता है, आपका इन्वर्टेड पेज टेबल भी हो सकता है, आपका पेज टेबल भी हो सकता है। तो इस तरह से आपका जो सारा का सारा जो मैकेनिज्म है ये चल रहा होता है, ठीक है। सो ये अभी हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं ये है वर्चुअल मेमोरी का चैप्टर। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, लॉजिकल एड्रेस स्पेस, वर्चुअल एड्रेस स्पेस। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? Virtual memory provides us a facility to execute a process having larger size than memory. जो फिजिकल मेमोरी होती है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 2 GB मेमोरी है और एक प्रोसेस है वो 4 GB का है, तो क्या वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा? यस सर। वो प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होगा? वो प्रोसेस एग्जीक्यूट ऐसे होगा कि हम उसको इल्यूजन देंगे उस प्रोसेस को कि हमारे पास भाई बहुत मेमोरी है, हमारे पास तो अनलिमिटेड मेमोरी है, हमारे पास तो 32 GB मेमोरी है, तुम तो 4 GB के हो या 8 GB के हो, तो हम तुम्हें एग्जीक्यूट कर देंगे। तो प्रोसेस को एक इल्यूजन प्रोवाइड करते हैं कि हमारे पास इतनी मेमोरी है, ठीक है। तो उस इल्यूजन को जो इल्यूजन प्रोवाइड करते हैं हम, वो बेसिकली वर्चुअल मेमोरी के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, कि उसको बता देते हैं कि हमारे पास मेमोरी इतनी है, हमारे पास 64 GB मेमोरी है, इतनी रैम लगी हुई है हमारे पास, लेकिन हमारे पास उतनी होती नहीं है। लेकिन वो प्रोसेस जो है उसको हम ये यकीन दिलाते हैं कि हमारे पास इतनी मेमोरी है। जी जाइन सर, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक हार्ड है, सपोज कर लें 200 GB की, ठीक है, 200 GB फुल है, और हम लोगों ने एक एक्सटर्नल हार्ड से लोड करना है डाटा, तो हम लोगों के उसके जो वर्चुअल मेमोरी बनेगी वो एक्सटर्नल हार्ड में बनेगी या इंटरनल हार्ड में बनेगी? लेकिन इंटरनल हार्ड फुल है, और जो हमारा प्रोसेस लोड होगा वो 15 GB का लोड होगा। देखिए वो प्रोसेस, मेमोरी कहाँ बने? वो प्रोसेस जिस हार्ड डिस्क से लोड होनी है उसी के ऊपर बनेगी। वो प्रोसेस अगर जिस मेमोरी से लोड होना है वो उसी पे ही बन सकती है।
ठीक है। अगर अगर हमारे पास इंटरनल अवेलेबल नहीं है, हार्ड डिस्क के ऊपर मेमोरी अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको उसी डिस्क के ऊपर जो है ना उसको यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को यूज कर सकते हैं। और सर अगर इनकेस वो भी फुल है फिर वो कैसे फुल हो, उसके ऊपर तो प्रोसेस है ना। प्रोसेस जो है वो इटसेल्फ वो एक मेमोरी ले रहा है ना, जगह ले रहा है ना एक, ठीक है। तो वो अगर जहाँ पे वो पड़ा हुआ है उसी स्पेस को हमने यूज करना है एफिशिएंटली। मैं आपको दोबारा से प्ले कर देता हूँ। सर अगर फॉर एग्जांपल फुल हो भी जाए तो फिर वो स्वैपिंग करेगा? हाँ जी, स्वैपिंग करेगा एग्जैक्टली। आपका सिस्टम जो है उसमें आपके पास रैम जो है, क्वेश्चन ये है कि जब रैम फुल हो जाएगी तो क्या प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा? जब रैम जो है उसके सारे के सारे फ्रेम्स जो है वो एलोकेटेड है, कोई भी फ्रेम जो है वो फ्री नहीं है। एक नया प्रोसेस आता है, एक न्यू प्रोसेस आता है, ठीक है। उसके कुछ पेजेस जो हैं वो हमने लोड करने हैं, तो क्या वो लोड होंगे अगर कोई भी प्रोसेस, कोई भी रैम में कोई भी फ्रेम अवेलेबल नहीं है? ये हार्ड डिस्क है हमारे पास। वर्चुअल मेमोरी असल में कुछ भी नहीं है, वर्चुअल मेमोरी सिर्फ इल्यूजन है मेमोरी का कि हमारे पास रैम इतनी है। हमारे पास एक्चुअल में रैम 4 फ्रेम्स हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि हमारे पास 16 फ्रेम्स हैं, ठीक है। ये है इल्यूजन। इस प्रोसेस को बता सकते हैं, इस प्रोसेस को बताते हैं प्रोसेस P0, क्योंकि हमारे पास 16 फ्रेम्स हैं, ठीक है। अब हमने तुम्हें फ्रेम नंबर 15 दे दिया है, फ्रेम नंबर 14 दे दिया है, फ्रेम नंबर 13 दे दिया है, हमने आपको ये वाले फ्रेम्स दे दिए हैं। असल में हमारे पास फ्रेम्स हैं 4। अब हम किस तरह से ये वाले फ्रेम्स जो हैं इसको किस तरह से हम यूज करते हैं? ये यूज करते हैं स्वैपिंग के थ्रू, कि कभी इसको फ्रेम नंबर एक्चुअल में ये 13 फ्रेम नंबर कभी इधर लोड कर देते हैं, ठीक है, बाद में इसको अनलोड कर देते हैं। अगर कोई और फ्रेम नंबर 6 को जरूरत पड़ गई है तो फ्रेम नंबर 2 को असल में हम फ्रेम नंबर 2 के ऊपर लोड करते हैं, तो ये रिप्लेस हो जाता है। जब 13 की दोबारा बारी आती है तो हम उसको लोड कर देते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं, 6 आउट कर देते हैं, 13 को इन कर देते हैं, ठीक है। तो असल में हमारे पास होता ये है, ये असल में आपको कहानी सुनाता हूँ। कहानी असल में ये है कि असल में यहाँ पे एक रैम की बजाय यहाँ पे एक वर्चुअल रैम होती है, ठीक है, जो कि आपको ये ऑपरेटिंग जो प्रोसेस होते हैं उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इसको हम कह देते हैं, अगर हमारे सिस्टम में 32 GB रैम की कैपेबिलिटी है, 32 GB रैम की, तो असल में हमारी जो वर्चुअल एड्रेस स्पेस होती है वो 32 GB होती है। जो वर्चुअल मेमोरी होती है, वर्चुअल मेमोरी वो 32 GB होती है, ठीक है, ये वर्चुअल रैम है। तो जो प्रोसेस होते हैं उनकी जो मैपिंग हो रही होती है वो इसके ऊपर हो रही होती है ऐसे। वर्चुअल ये टेबल है हमारे पास, पेज टेबल, ठीक है, ये प्रोसेस एड्रेस स्पेस है। प्रोसेस कहता है कि मेरे ये वाले पेजेस जो हैं ये इस फ्रेम में लोड, इस फ्रेम में लोड है, 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 एंड सो ऑन, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली उसका पेज टेबल जो है वो मैनेज हो रहा होता है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। असल में उसका जो एक पेज है या जो ये वाला फ्रेम है, ये फ्रेम जो है या ये फ्रेम जो है, ये दोनों फ्रेम जो है ये एक फ्रेम को शेयर कर रहे होते हैं यहाँ पे ऐसे, जो असल रैम होती है। यहाँ पे फिर एक और ट्रांसलेशन होती है। तो इनफैक्ट हार्डवेयर में जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले लॉजिकल टू वर्चुअल एड्रेस ट्रांसलेशन होती है और फिर वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन होती है। 2 तरह की ट्रांसलेशंस होती हैं। पहले लॉजिकल टू वर्चुअल मेमोरी एड्रेस ट्रांसलेशन और फिर वर्चुअल टू फिजिकल मेमोरी एड्रेस ट्रांसलेशन। तो हमने एक ट्रांसलेशन पढ़ी है, ठीक है, और इतना ही काफ़ी है ताकि आपको पता चल जाए कि ट्रांसलेशन होती है, ठीक है, और ट्रांसलेशन क्यों होती है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो भी हमने पढ़ा, ठीक है। अब हमने डिस्कस ये करना है कि हाउ वी कैन प्रोवाइड कि कौन सा फ्रेम अवेलेबल है, कौन सा फ्रेम जो है वो एलोकेटेड है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, उसकी बात करते हैं हम, ठीक है। उससे पहले कि हमने फ्रेम एलोकेट कैसे करना है, ठीक है, या हमने फ्रेम जो है वो उसको कहते हैं डिमांड पेजिंग, ठीक है। तो जिस अभी जो आप बात कर रहे हैं ना कि एक प्रोग्राम है, स्पेस फुल हो गया तो क्या होगा, ये आपके पास मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी में प्रोग्राम ए लोड है, प्रोग्राम बी लोड है। प्रोग्राम ए में जो है उसके 4 सेक्टर्स हैं, 4, 5, 6, 7, जो कि हार्ड डिस्क के ऊपर पड़े हुए हैं। इसी तरीके से प्रोग्राम बी है, उसके 3 सेक्टर्स हैं, प्रोग्राम 17, 18, 19, ये नंबर हैं सेक्टर्स के, ठीक है।
तो ये सेक्टर नंबर 17, 18, 19 जो हार्ड डिस्क के ऊपर जो है ये प्रोग्राम बी के है, ठीक है। ये मेन मेमोरी में इस तरह से लोड है, ठीक है। तो अगर जब हमने इसको स्वैप आउट करना है, ठीक है, तो आपके पास अगर ओरिजिनल मेमोरी नहीं है, आप एक प्रोसेस है उसको प्रोसेस को आप एग्जीक्यूट करते हैं, आप हार्ड डिस्क के ऊपर आपके पास और ज़्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो यकीन माने आपको सिस्टम जो है एक मैसेज देता है कि आपने वो फाइल रिप्लेस करनी है, ठीक है, क्योंकि मेमोरी अवेलेबल नहीं है। ऐसा कभी आपको मैसेज आया जब आप स्पेस फुल हो जाती है कि आपने एक फाइल जो है उसके ऊपर राइट करनी है, उसी फाइल नेम को दोबारा से राइट करना है आपने, तो ये होता है कि वो आपको सिस्टम कहता है कि आप के पास स्पेस नहीं है कि आप रिमूव करें, आपको वो एक मैसेज देता है कि आप फाइल्स जो है वो रिमूव करें, स्पेस बनाएं, यानी ये वाला काम करना है। अगर प्रोसेस को स्पेस नहीं मिलेगी, प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस को अगर आप में 0 कर दें, कैशे मेमोरी नहीं, मैं तो हार्ड डिस्क की बात कर रहा हूँ। डिस्क के ऊपर अगर आपके पास स्पेस नहीं है, आपने एक प्रोसेस है उसको स्वाप आउट करना है, जब आपने उसको स्वाप आउट करना है तो आपने उसको नई स्पेस देनी है। मींस ये वाले जो कंटेंट्स हैं ये अब एडिटेबल कंटेंट्स हैं, ये चेंजेबल कंटेंट्स हैं, ये आपने नई जगह पे सेव करने हैं। तो अगर आपके पास स्पेस नहीं है, जब ऐसे प्रोसेस को आपने स्वैप आउट करना है, तो सिस्टम कहता है कि आप यूजर को कहता है कि ये प्रोसेस को मेमोरी चाहिए, ये स्पेस चाहिए हार्ड डिस्क के ऊपर, स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो काइंडली इसको कोई फाइल्स जो हैं वो उसको रिमूव करें, डिस्क क्लीन करें। या तो आप डिस्क सर क्लीन मगर करेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर मगर आजकल 2-3 ऑप्शंस आती हैं, एक रिप्लेस की आती है, एक डिलीट की आती है और एग्जैक्टली। तो ये रिप्लेस की ये है कि आपने अगर यही वाली ये जो प्रोसेस इसको स्वैप आउट करना है, तो जहाँ पे जिन जिन सेक्टर्स में ये पहले पड़ा हुआ है, ओरिजिनल प्रोसेस पड़ा हुआ है, उसी को आप रिप्लेस करना चाहते हैं उन सेक्टर्स को, तो ठीक है, उनको रिप्लेस कर देता है ये, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास और सेक्टर्स नहीं है तो वो कहेगा अच्छा आप अपनी मर्जी से फाइल डिलीट करें, पहले स्पेस बनाएं, इसको 2 GB या 1 GB की स्पेस चाहिए, स्पेस इतनी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप डिलीट करें फाइल्स। अगर आप वो भी नहीं करते, फिर वो सिंपल उसको टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। तो वो उसकी एक नॉर्मल टर्मिनेशन नहीं होगी, अब नॉर्मल टर्मिनेशन होगी, ठीक है। ओके सर। सो पेज टेबल की जो है ना वो दोबारा से उसका जिक्र करते हैं कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस आपके पास इस तरह से है कि आपके पास 8 पेजेस हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से पेजेस हैं आपके पास। 1 बाइट का एक पेज है, ABC, हर पेज में 1 बाइट लोड हो सकती है, तो A यहाँ पे, B यहाँ पे, C कैरेक्टर यहाँ पे, एंड सो ऑन सो फॉर्थ, ठीक है। अगर आपने ये हमारे पास ABCDEFGH इस तरह से हमारे पास ये समझ लें कि एक सेक्टर एक पेज है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 8 सेक्टर्स होंगे जो कि यहाँ पे हार्ड डिस्क पे अवेलेबल है। इसको हमने लोड करना है मेमोरी में। ए आया, ए को आपने लोड कर दिया फ्रेम नंबर 4 पे, मींस 0 पेज नंबर फ्रेम नंबर 4 पे लोड कर दिया, ठीक है। और ये V स्टैंड फॉर वैलिड और I स्टैंड फॉर इनवैलिड, ओके। तो इसका मतलब ये है कि फ्रेम नंबर 4 पे A लोड हो गया, ठीक है। और अगर फ्रेम नंबर 6 की बात करें तो 6 पे पेज नंबर 2 लोड है जो कि C है। फ्रेम नंबर 9 की बात करें वहाँ पे पेज नंबर 5 लोड है जो कि F है, ओके। तो इस तरह से आपके पेजेस जो हैं वो उसमें मेमोरी में लोड होते हैं, ठीक है। अब पेज फॉल्ट क्या होता है? पेज फॉल्ट ये होता है, मुझे ये बताएं, मैं एक्सेस करता हूँ 1 पेज कहाँ पे लोड है? जी बताएं, 1 पेज कहाँ पे लोड है? स्टूडेंट्स, पेज नंबर 1 कहाँ पे लोड है? बी कहाँ पे लोड है? सर बी तो इधर कहीं डिस्क में है। नहीं, लोड की बात कर रहा हूँ, मेमोरी में लोड है कहीं पे? नहीं सर। तो अगर आपने देखना हो बी कहाँ पे लोड है, तो आप इसका ये पेज नंबर 1 है, इसके 1 इंडेक्स पे जाएंगे पेज टेबल के, वहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा, वो इनवैलिड है। जब वो इनवैलिड होगा इसका मतलब है कि वो लोड ही नहीं है। अगर इनवैलिड है, ठीक है, इसका मतलब है कि वो पेज लोड नहीं है, तो पेज फॉल्ट होगा। अगर पेज अवेलेबल नहीं है रैम के अंदर, वो वैलिड नहीं है, वो इनवैलिड है, इसका मतलब ये है कि वो पेज रैम में लोड ही नहीं है, ठीक है। तो
तो वो इसको कहते हैं पेज फॉल्ट। तो पेज फॉल्ट क्या होता है? when we find a page is not loaded into the memory, ठीक है, and no entry is available into the page table, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास पेज फॉल्ट आ गया। तो ए को एक्सेस करेंगे तो पेज फॉल्ट आएगा? नो सर। नो सर। और बी को एक्सेस करेंगे तो पेज फॉल्ट आएगा। सी को एक्सेस करेंगे तो पेज फॉल्ट आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। और डी को एक्सेस करेंगे तो पेज फॉल्ट आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। तो आपके पास जो है आपके जो पेजेस हैं, कभी ए एक्सेस हो रहा है, कभी बी एक्सेस हो रहा है, कभी सी एक्सेस हो रहा है, एंड सो ऑन सो फॉर। तो कुछ पेजेस जब पहली दफा, हमेशा जब भी पहली दफा एक पेज जो है वो एक्सेस होगा तो ऑब्वियसली वो लोड नहीं होगा, तो पेज फॉल्ट होएगा। तो पेज फॉल्ट पे हमने क्या करना है? आपके ख्याल में हमने क्या करना है पेज फॉल्ट पे? बी अगर एक्सेस किया है, बी इसमें नहीं है, लोड नहीं है, तो क्या करना है? वैसे ही बता दें इंग्लिश में, स्टेप्स बता दें क्या करना है हमने। क्या करना चाहते हैं हम? बी एक्सेस करना है हमने, उसको बी किसी यहाँ पे वैलिड पड़ा हुआ बिट पे लोड कर दे। मेमोरी में लोड करेंगे। बी हम इसको लोड करेंगे, कहाँ पे लोड करूंगा इसको? किसी फ्रेम में, किसी फ्रेम में उसको लोड करूंगा। फॉर एग्जांपल बी को मैं लोड कर देता हूँ, क्योंकि ये वाला फ्रेम नंबर 10 अवेलेबल है, तो फ्रेम नंबर 10 में यहाँ पे मैं बी लोड कर देता हूँ। जब यहाँ पे मैं लोड कर दूंगा तो एक इसका मतलब ये कि मुझे डिस्क से रीड करके ये सारे के सारे कंटेंट्स जो ये सेक्टर्स जो है वो रीड करके मुझे मेमोरी में लोड करना पड़ेगा। तो डिस्क टू मेमोरी जो है एक तो हमारे पास आयो होगी। तो डिस्क टू मेमोरी जब हम लोड करेंगे तो हमने एक फ्रेम नंबर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमें ये फ्रेम नंबर जो फ्री फ्रेम होगा, तो ये फ्रेम नंबर मिल गया 10। तो ये 10 मिल गया, तो इसमें हमने यहाँ पे बी लिख दिया। 10 कहाँ पे लिखूंगा सर? पेज टेबल पे। पेज टेबल में कहाँ पे लिखूंगा सर? 5। ना ओ 5 पे ना, सॉरी 1 बी 1 पे है। एंट्री 1 पे यहाँ पे 5 लिख दूंगा और इसको क्या कर दूंगा, आई को वी वैलिड हो गया। सर बी को फ्रेम नंबर 5 में नहीं रख सकते, ए के फौरन बाद 5 रख सकते हैं। वो डिपेंड करेगा एल्गोरिदम के ऊपर कि हम कौन सा एल्गोरिदम यूज करते हैं, इसके ऊपर अभी आते हैं, ठीक है। सपोज आपके पास रैम फुल होगी, ये पूरे के पूरे फ्रेम्स जो हैं वो फ्री नहीं है, फिर क्या करेंगे? सर फिर वो विक्टिम फ्रेम करेंगे हम। विक्टिम फ्रेम चूज करेंगे, किसी एक फ्रेम को चूज करेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे, उस फ्रेम को कहेंगे विक्टिम फ्रेम, ठीक है। सो पेज फॉल्ट जो है वो क्या होता है, ये होता है पेज फॉल्ट। तो स्टेप्स जो हैं वो ये होंगे। आपकी जो है बेसिकली जो प्रोग्राम है वो आपका वो सारा का सारा लोड नहीं हुआ, वो हार्ड डिस्क के ऊपर पड़ा हुआ है। जब हार्ड डिस्क के ऊपर पड़ा हुआ है तो आपकी यहाँ पे ना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। ऑपरेटिंग सिस्टम पहले स्टेप में ये होता है कि आपकी कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है। इंस्ट्रक्शंस अगर वो लोड है मेमोरी में तो ठीक है, वो लेता रहता है उनको। अगर वो सबसे पहले उसने क्या करना है, लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन करनी है। तो सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया, लॉजिकल एड्रेस है वो, उसको ट्रांसलेट करना है। अब सीपीयू ने जो एड्रेस ट्रांसलेशन करनी है वो यूजिंग पेज टेबल करनी है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा, जो भी लॉजिकल एड्रेस होगा पहले स्टेप में, वो ट्रांसलेट होगा। पेज टेबल को देखेंगे पहले। अगर पेज टेबल जो है उसमें वो इनवैलिड है, वो एंट्री इनवैलिड है जिस एंट्री को हम देख रहे हैं, जैसे बी हमने एक्सेस किया तो बी जो है वो फर्स्ट पेज था, पेज नंबर 1 था, तो पेज टेबल के 1 इंडेक्स पे गए, वहां पे इनवैलिड लिखा हुआ था, फ्रेम नंबर नहीं है, तो क्या होगा, ट्रैप आएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कंट्रोल चला जाएगा। यूजर प्रोग्राम चल रहा था, ठीक है, तो जैसे ही उसको वो पेज नहीं मिला तो ट्रैप आ गया, कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चला गया, ठीक है। जब कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चला गया, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो क्या करेगा, जाएगा पेज इन ऑन बैकिंग स्टोर। तो बैकिंग स्टोर जो है वो बेसिकली कहाँ पे है, हार्ड डिस्क के ऊपर। जहाँ पे वो पेज पड़ा हुआ है वहां पे जाएगा, उस पेज को क्या लोड करेगा, फ्री फ्रेम में लोड करेगा। ब्रिंग इन मिसिंग पेज जो है उसको रैम में लोड करेगा। तो रैम में कहाँ पे लोड करेगा, जहाँ पे उसको फ्री फ्रेम मिलेगा। जब फ्री फ्रेम मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, रीसेट पेज टेबल में उसकी एंट्री करेगा, इसको कहते हैं रीसेट पेज टेबल। तो पेज टेबल में उसकी एंट्री करेगा कि ये वाला जो
पेज है ये इस फ्रेम में लोड हो गया, तो यहाँ पे फ्रेम नंबर लिखेगा, यहाँ पे बी लिख देगा, वैलिड कर देगा, और फिर उसको इंस्ट्रक्शन को रीस्टार्ट कर देगा, तो इंस्ट्रक्शन जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगी। तो अब दोबारा से जब वो इंस्ट्रक्शन चलेगी तो वो जो लॉजिकल एड्रेस जो है वो जब उसको ट्रांसलेट करेंगे तो ऑफ कोर्स उसको वो वैलिड एंट्री मिल जाएगी कि रैम में वो किस जगह पे कौन सा फ्रेम नंबर है जिसमें वो लॉजिकल एड्रेस ट्रांसलेट हो रहा है। तो पेज फॉल्ट जो है वो बेसिकली इस तरह से हैंडल करते हैं कि पेज फॉल्ट के अगेंस्ट हम उस पेज को जो कि अवेलेबल नहीं होता रैम में, उसको रैम में लोड करते हैं। उसके ये स्टेप्स हैं। नंबर 1 हमें उसको रेफर करना है, अगर वो वैलिड नहीं है तो ट्रैप जनरेट होगा, कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको लुक करेगा इनटू द हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क से उसको रीड करके रैम में लोड करेगा, रैम में लोड करने के बाद पेज टेबल को रीसेट करेगा और इंस्ट्रक्शन को रीस्टार्ट कर देगा। समझ आ गई आपको? तो पहला स्टेप है रेफर, दूसरा स्टेप है ट्रैप, तीसरा स्टेप है बैकिंग पेज इन ऑन बैकिंग स्टोर, मतलब आप लुक इन करें बैकिंग स्टोर के ऊपर, हार्ड डिस्क के ऊपर। चौथा स्टेप है आपने उसको लोड करना है मेमोरी में। पांचवा स्टेप है अपने पेज टेबल को रीसेट करना है, और छठा स्टेप है अपने इंस्ट्रक्शन को रीस्टार्ट करना है। सर ये ट्रैप का जरा दोनों बता देना, ट्रैप क्या करेगा? ट्रैप क्या होता है पता है आपको? ना आपको सिग्नल का पता है, ना आपको ट्रैप का पता है, ना आपको इंटरप्ट का पता है, ना आपको सिस्टम कॉल का पता है। जब आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, जब आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है? ट्रैप होता है इवेंट जनरेटेड बाय अ सॉफ्टवेयर, जो कि आपकी इंटेंशन नहीं होती। एन अनइंटेंशन इवेंट जनरेटेड बाय अ सॉफ्टवेयर, जैसे कि डिवाइड बाय ज़ीरो करेंगे, डिवाइड बाय ज़ीरो की इंस्ट्रक्शन चलेगी तो आपको ट्रैप आ जाएगा। ट्रैप क्या होता है? आपका कंट्रोल्स यूज़र मोड से आप सिस्टम मोड में आपको ले जाएगा ट्रैप। यूज़र मोड क्या होता है? यूज़र मोड और कर्नल मोड, ये हमने शुरू में डिस्कस किया था कि सिस्टम के 2 मोड्स होते हैं, यूज़र मोड और कर्नल मोड। जब यूज़र मोड में होता है तो उसके प्रिविलेजेस सिर्फ लिमिटेड प्रिविलेजेस होती हैं यूज़र के पास, सिर्फ वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है जिसको वो ऑथराइज करता है सिस्टम। ठीक है? और जो नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन होती हैं, जब उनको एग्जीक्यूट करने लगता है तो कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चला जाता है। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई उसको रैम एलोकेट करनी है, कितनी रैम एलोकेट करनी है, ठीक है, रन टाइम पे किसी प्रोसेस ने मेमोरी डिमांड कर रही है तो वो ट्रैप जनरेट होगा। ठीक है? ट्रैप जनरेट होकर कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है? तो काइंडली जाके पढ़ेंगे ये इंटरप्ट क्या होता है। ठीक है? सिग्नल जनरेटेड बाय हार्डवेयर डिवाइस, जब कोई हार्डवेयर डिवाइस आप इंटरप्ट करती है, ठीक है, सिग्नल सेंड करती है, इवेंट जनरेट करती है, तो हमारे पास जो है उसको हम इंटरप्ट कहते हैं। तो सॉफ्ट इंटरप्ट होता है, हार्ड इंटरप्ट होता है। ये ट्रैप जो है बेसिकली सॉफ्ट इंटरप्ट है। हार्ड इंटरप्ट का मतलब ये है कि आप कोई बटन प्रेस कर देते हैं, जैसे शट डाउन का बटन आप प्रेस कर दें तो सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाता है। तो ये बेसिकली एक डिवाइस ने, कीबोर्ड ने एक मैसेज सेंड किया था कि भाई ये सिस्टम ये काम करो, तो वो काम कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम ने। तो ये चीज़ें जो है ना आप पढ़ें, तभी आपको चीज़ें जो है ना वो क्लियर होंगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से फ्री फ्रेम जो है वो हमने सिलेक्ट करना है। फ्री फ्रेम जो है वो किस बेस पे सिलेक्ट होगा, ठीक है, और वो उसको किस तरह से हम, अगर हमारी रैम फुल है तो किस तरह से विक्टिम पेज जो है वो सिलेक्ट होगा, विक्टिम फ्रेम सिलेक्ट होगा और उसको हम रिप्लेस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर मूव करेंगे, जिसके ऊपर 3-4 लेक्चर्स हमारे होंगे, तो हमारा कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर थैंक यू सो मच जी। सर मुझे ये पूछना था कि ये जो सैटरडे को क्विज है वो 5 बजे होगा या 12:30 होगा? वो ऊपर 12:30 लिखा हुआ था मैंने क्विज के ऊपर, लेकिन 5 बजे वो जी सर। टाइम चेंज कर दूंगा, तो 5 बजे होगा क्विज ओके आपका। सर। और सर उसमें सिर्फ सेगमेंटेशन और पेजिंग होगी या जितना पढ़ लिया सारा होगा? आज तक हमने जो सेगमेंटेशन पेजिंग का जितना भी पढ़ लिया है, मतलब जो मेन मेमोरी का जो आप स्लाइड्स हैं, मेन मेमोरी की स्लाइड्स, वो सारी की सारी उसका पार्ट होंगे। ठीक है सर क्विज 5 बजे आज होएगा या सैटरडे को होएगा? सैटरडे को 5 बजे है। ओके सर, थैंक यू। सर आज की और कल की रिकॉर्डिंग प्लीज अपलोड कर देंगे।
मैंने रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दी है, आप शायद ईमेल नहीं पढ़ते। एक्सक्यूज सर मी मैंने सर, देखी नहीं भी, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। ये जो ट्रैप होता है ये एक्सेप्शन होती है ना एक, तो इसका इसमें वैसे बेसिकली काम क्या होगा? जब ट्रैप आता है ना तो बेसिकली आपका प्रोग्राम जो है वो यूजर मोड में चल रहा है ना, एक प्रोसेस है, ठीक है, वो चल रहा है, उसकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो यूजर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे नोटपैड है, ये एक यूजर प्रोग्राम है। अगर ये कोई ऐसा काम करता है जिसकी बेस पे कंट्रोल यूजर से कर्नल के पास चला जाता है, मतलब कर्नल की कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है। क्यों? क्योंकि इसने कुछ ऐसा काम किया, गलत काम किया, जिसको ऑथराइज नहीं था, जिसका ये, जैसे डिवाइड बाय जीरो है, तो डिवाइड बाय जीरो ये कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ m इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय जीरो, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी मेरे प्रोग्राम में तो ट्रैप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डिवाइड बाय जीरो नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिवाइड बाय जीरो जब भी ये करने की कोशिश करेगा, ट्रैप आएगा। ट्रैप जो है वो क्या है? वो एक सिग्नल है फ्रॉम यूजर टू कर्नल कि भाई कुछ ना कुछ जो है वो मसला कोई हो रहा है, एरर गड़बड़ हो रहा जनरेट हो रहा है। है, एरर जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इसको काइंडली कंट्रोल करो। अब उसके खिलाफ उसने कुछ एक्शन लेना है ऑपरेटिंग सिस्टम ने। तो कंट्रोल जब उसके पास आया तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि मसला क्या हुआ है। तो जो भी मसला होगा वो प्री डिफाइंड प्रॉब्लम्स होते हैं 10 15 20 30, तो उसके अगेंस्ट उसने एक रूटीन चलानी होती है। तो अगर उसको पेज फॉल्ट मिला है कि पेज नहीं मिला, तो उसने पेज लोड करना है, तो वो पेज लोड वाली जो रूटीन है वो चल जाएगी। पेज लोड वाली रूटीन क्या करेगी? सिंपल वो चेकेगा कि अच्छा कौन सा पेज चाहिए, अच्छा ये वाला पेज चाहिए, अच्छा ये पेज यहाँ पे डिस्क पे पड़ा हुआ है, उसको रैम में कॉपी कर देता है। कॉपी कहाँ पे करना है? जो फ्रेम फ्री अवेलेबल होगा उसके पास, तो फ्री फ्रेम की लिस्ट होगी उसके पास, उस लिस्ट में देखेगा कि किस फ्रेम को उसने एलोकेट करना है, कहाँ पे लोड करना है, उसको लोड करेगा उस पेज को, और उसका फ्रेम नंबर जो है वो पेज टेबल में राइट कर देगा और उस इंस्ट्रक्शन को रीस्टार्ट कर देगा। ओके सर, थैंक यू। लेकिन आप इंटरप्ट देखें, ट्रैप देखें, ठीक है। इंटरप्ट क्या होता है? अ सिग्नल जनरेटेड बाय हार्डवेयर डिवाइस, ये ठीक है। सर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से जनरेट होता है। एग्जैक्टली और जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है उसको हम ट्रैप कह सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर जनरेट करता है, जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हम कोई सॉफ्टवेयर मसला कर रहा होता है, कोई उसने इलीगल मेमोरी को एक्सेस किया, ट्रैप आएगा, ठीक है। अगर उसने आउट ऑफ रेंज कोई मेमोरी एक्सेस की है जो कि मेमोरी उसका पार्ट नहीं है उस प्रोसेस का, तो ट्रैप आएगा। तो ट्रैप जो है वो उसका मतलब ये है कि कंट्रोल यूजर प्रोग्राम से कर्नल के पास चला गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और इंटरप्ट भी ऐसे ही है कि हार्डवेयर डिवाइस ने कोई सिग्नल जनरेट किया है, वो कहना चाह रहा है कि ये काम करो ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चला जाएगा और वो काम, वो टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। एक होता है सिग्नल इटसेल्फ एक, अगर एक प्रोसेस ने दूसरे प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो जो मैसेज सेंड करेगा उस मैसेज को हम सिग्नल कहते हैं, ठीक है। तो सिग्नल अलग चीज़ है, इंटरप्ट अलग चीज़ है, ट्रैप अलग चीज़ है, ठीक है, सिस्टम कॉल अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना ये लिखी हुई हैं बुक में, काइंडली इसको गो थ्रू कर लिया करें तो आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। सर ये जो हम्म सर ये जो मेमोरी जो हम पढ़ ये आती है नॉन ईसीसी मेमोरी, एरर करेक्टिंग मेमोरी, या तो सर उसका इससे रिलेशन क्या है कि ये जो पेज फॉल्ट है इससे है कोई रिलेशन उसका? नॉन ईसीसी मतलब? सर ये मेमोरी की टाइप्स आती है ना कि एरर करेक्टिंग मेमोरी आती हैं तो, और कुछ नहीं नहीं होती नहीं 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 एरर नहीं, करेक्टिंग, नहीं वो उसका पता क्या कोई? हो, इसमें ये होता है कि जो आपका जो हार्डवेयर है ना उसकी ना लिमिटेशंस होती हैं कि आप मेमोरी को इतनी दफ़ा रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मेमोरी को 1 मिलियन टाइम रीड राइट कर सकते हैं। जब आप, हर चीज़ की एक्सपायरी होती है, तो जब आप वो मेमोरी को उस टाइम से ज़्यादा रीड राइट करने की कोशिश करेंगे तो कई ब्लॉक्स या कई उसके जो उसके चंक्स होंगे, ठीक है, वो वहाँ पे ना प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। मतलब वो सेक्टर जो है वो ब्लैक, उनको ब्लैक होल्स भी कहते हैं, कि वो सेक्टर जो है वो खराब होना शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे मेमोरी रीड राइट नहीं होगी। एक्चुअल में आपकी मेमोरी 2 GB होगी, लेकिन सिस्टम को 2 GB अवेलेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके कुछ पोर्शंस जो हैं वो खराब हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, फिजिकली डैमेज हो चुके हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा दफ़ा आपने रीड राइट किया है, तो शायद वो उसकी अब एक्सपायरी आ चुकी है। वो जो सिस्टम, वो जो जिस मेटल से बना हुआ है उस मेटल की एक्सपायरी आ चुकी है, तो अब वो उस सेक्टर को रीड राइट नहीं करता। तो वो कई दफ़ा वो उन ब्लॉक्स को कहता है कि अच्छा अगर आपने इसको दोबारा से क्लीन करना है या इसको आपने सही करना है, ठीक करना है, तो आप इस तरह से बटन प्रेस, जब आप विंडोज स्टार्ट करते हैं कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो डिस्क क्लीनिंग होती है या वो इस तरह का कोई मैसेज आता है,
जिसको आप प्रेस करें तो वो यस सर, सारी की वही सारी डिस्क चेक करता है। तो जब आप डिस्क के ऊपर भी सेक्टर्स जो हैं वो इस तरह से खराब होते हैं कि आपके बैड सारे सेक्टर्स। बैड सेक्टर्स उसको कहते हैं एग्जैक्टली। तो वो इसका पार्ट नहीं है, वो इसका पार्ट नहीं है। ठीक है। ओके इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम वर्चुअल मेमोरी में पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से पेजेस जो हैं वो रिप्लेस होते हैं अगर हमारी रैम जो है वो फुल हो जाती है। ओके थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। सर अल्लाह हाफिज़।